आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का। और सबक नंबर 3 का उन्वान है मुख्तसर अफसाना। वो अफसाना जो इख्तिसार के साथ लिखा गया हो, छोटा लिखा गया हो। और मुख्तसर अफसाने की खासियत है बच्चों कि इस अफसाने को एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। इंग्लिश में इसको शॉर्ट स्टोरी के नाम से जाना जाता है और अंग्रेज़ी अदब से ही ये उर्दू अदब में आया है। मुख्तसर अफसाना इस सबक के अंदर बच्चों मुख्तसर अफसाने की तारीख़ दे रखी है, मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ दे रखी है और साथ ही उर्दू अदब के मशहूर मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए कुछ अफसाने आपके मुताले के लिए यहाँ पर शामिल किए गए हैं। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ और मुख्तसर अफसाने की तारीख़ के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं। मुख्तसर अफसाना क्या है, किस तरह से लिखा जाता है और अज्जाए तरकीबी क्या क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के हवाले से मुताला हम सबक के पहले हिस्से में कर चुके हैं। यहाँ पर बच्चों मैं सबक का छठा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक में हम उर्दू अदब की मशहूर मुसन्निफ़ा कुर्रतुल ऐन हैदर के लिखा हुआ अफसाना फ़ोटोग्राफ़र का मुताला करेंगे। कुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ अफसाना है फ़ोटोग्राफ़र। इस अफसाने का उन्वान है। मशहूर मुसन्निफ़ा हैं, बहुत उम्दा किस्म के आप ड्रामे लिखे हैं, आपने अफसाने लिखे हैं और नावल लिखे हैं। आपके अफसाने और नावल ज़्यादातर बड़े तवील होते हैं, लंबे अफसाने लिखती हैं आप और लंबे ड्रामों के लिए, लंबे नावलों के लिए आप जानी जाती हैं। लेकिन ये अफसाना आपका मुख्तसर अफसाना है जो आपने इख्तिसार के साथ लिखा है। बच्चों कुर्रतुल ऐन हैदर की अफसाना निगार की खासियत है कि ये अपने अफसानों के अंदर वक्त को भी एक किरदार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। वक्त के ज़रिए दुनिया में आ रही तब्दीलियों को ये अपने अफसाने में अपने किरदारों के ज़रिए ज़ाहिर करती हैं। यहाँ अफसाना फ़ोटोग्राफ़र जिसका हम मुताला करने वाले हैं, इस अफसाने में भी कुर्रतुल ऐन हैदर ने वक्त के ज़रिए मुआशरे में हो रही तब्दीलियों को, ज़माने में हो रही तब्दीलियों को ज़ाहिर किया है। उन्होंने बताया है कि इंसान अपने रोज़मर्रा के कामों के अंदर मसरूफ़ रहता है, अपने कामों के अंदर लगा रहता है, अपने आप को आगे बढ़ाने के अंदर ही लगा रहता है, लेकिन उसे गुज़रते हुए वक्त का एहसास नहीं होता। वो वक्त जो गुज़र रहा है वो इंसान को उसकी फ़ना की तरफ लेकर जा रहा है, उसके ख़ात्मे की तरफ लेकर जा रहा है। पूरा अफसाना इसी ताने बाने के आसपास इन्होंने बुना है। अफसाने का एक जुमला है और बहुत ही खूबसूरत है कि कार-ए-ज़ार हयात में घमासान का रन पड़ा है और पूरा का पूरा अफसाना इसी जुमले के इर्द गिर्द बुना हुआ नज़र आता है। बड़ा खूबसूरत अफसाना है, बड़े गौर से पढ़ना है। अफसाने से पहले मैं आपको मुख्तसर तौर पर खुलासा अफसाने का समझा दूँ। इस अफसाने के अंदर बच्चों फ़ोटोग्राफ़र एक मरकज़ी किरदार है जो पहाड़ी इलाके के अंदर मौजूद एक गेस्ट हाउस के अंदर बैठा रहता है। आने जाने वालों को मुंतज़िर है। जैसे ही कोई नया जोड़ा वहाँ पर आता है, कोई और वहाँ पर आता है, वो फ़ोटो खींच के और अपनी मुआशी ज़रूरियात को पूरी करता है। कहीं नहीं जाता, वो उसी जगह रुका रहता है। बहुत कम लोग उस गेस्ट हाउस के अंदर आते हैं, लेकिन उसका अपनी ज़मीन से जुड़ाव इतना ज़्यादा है, अपनी मादर वतन से वो इतनी मोहब्बत करता है कि वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता और वहीं वो बैठा रहता है, हर आने जाने वाले के फ़ोटो खींचता है। साथ ही ज़माने में हो रही तब्दीलियों को भी वो अपनी नज़र के सामने से गुज़रते हुए देखता है। इस अफसाने में कई जोड़े आते हैं और एक मुकाम ऐसा आता है कि एक मशहूर रक्कासा और एक मशहूर मौसीक़ार उस जगह के ऊपर आते हैं, सुकून की तलाश के अंदर आते हैं और वहाँ वो अपना खूबसूरत वक्त गुजारते हैं और कुछ वक्त गुजारने के बाद फ़ोटो खिंचवाते हैं, वहाँ रहते हैं, आराम करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। और काफ़ी वक्त के बाद यानी तकरीबन 15 साल बाद वो रक्कासा फिर दोबारा उसी गेस्ट हाउस में आती है और उस बूढ़े से मुलाकात करती है। तो बूढ़े को उसी हालत में पाती है, गेस्ट हाउस को उसी हालत में पाती है, लेकिन अब उसकी जवानी गुजर चुकी है, उसका बुढ़ापा आ चुका है। उसका जो खूबसूरत वक्त था जब लोग उसके साथ रहते थे, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग भागा दौड़ी करते थे, बहुत मशहूर थी, अब वो वक्त जा चुका है। अब इसे कोई नहीं पूछता, कोई इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं है। उसका साथी भी इस दुनिया के अंदर उससे कहीं छूट गया है या उससे आगे बढ़ गया है। तो इस तरह से इस कहानी को इख्तिताम के ऊपर पहुंचाया जाता है। यानी बताया गया है कि वक्त हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। वक्त एक किरदार की तरह इस अफसाने के अंदर दिखाया गया है और वक्त के ज़रिए ही हमें फ़ना की हकीकत से रूबरू भी कराया गया है। बता दिया गया है, कुर्रतुल ऐन हैदर ने समझा दिया है कि आपकी फ़ना हमेशा आपके साथ चलती है।
आप जो भी काम करते हो, चाहे वो खुशियों के लिए करो, चाहे वो अपने आप को कामयाब बनाने के लिए करो, चाहे आप कुछ भी करो, आपकी फना हमेशा मुसलसल आपके साथ चलती रहती है। वो आपके हर काम के अंदर आपके साथ शरीक है, आपका खात्मा आपके साथ है। और पैगाम दिया है कि इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, हमें अपनी फना को हमेशा याद रखना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए कि जिससे हम ज़िंदगी का लुत्फ़ लें और फना से भी हम महरूम ना हो, फना से भी हम बेखबर ना हो, उसको भी हम याद रखें और उसी को ज़िंदगी के अंदर याद करते हुए अपने कामों को अंजाम दें। अफसाना फ़ोटोग्राफ़र का खुलासा मैंने आपको बताया, अब हम इसका मुताला करेंगे। अफसाना की तारीफ़ मैंने जब आपको बताई थी, मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ बताई थी, तो बता दिया था मैंने आपको ऐसा अफसाना जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके। अब क्योंकि ये एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है और मुख्तसर अफसाने को आप पढ़ सकते हैं, इसको इसलिए अलग अलग हिस्सों में नहीं तकसीम किया है। एक ही हिस्से के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, एक ही हिस्से में इसको समझेंगे और मुसन्निफ़ा क्या कहना चाहती हैं, किस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो दिलाना चाहती हैं, उन चीज़ों का भी हम बारीकी से मुताला करेंगे। बड़े गौर व फिक्र के साथ बच्चों आपको देखना है, मुश्किल अल्फाजों को आपको नोट करते रहना है कॉपी के अंदर और समझते हुए इस अफसाने का मुताला आपको करना है। शुरू करते हैं बच्चों हम अफसाना, और शुरुआत के अंदर मंजर कशी की जा रही है। मंजर बताया जा रहा है आपको कि ये अफसाना कहाँ शुरू होता है, इसका मुकाम कहाँ पर है, किस ज़माने के बारे में ये बात कर रहे हैं। मुसन्निफ़ा लिखती हैं, मौसम बहार के फूलों से घिरा बेहद नज़र फरेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नज़र आ जाता है। टीले के ऐन नीचे पहाड़ी झील है। एक बल खाती सड़क झील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुंचती है। फाटक के नज़दीक वालरिस की ऐसी मूंछों वाला एक फोटोग्राफर अपना साजो सामान फैलाए हुए एक टीन की कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है, इस वजह से बहुत कम सयाह इस तरफ आते हैं। जगह के बारे में आपको बता दिया गया है, पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच में एक झील है और झील के पास से ही एक सड़क आ रही है जो गेस्ट हाउस के करीब तक आती है। सुनसान इलाके के अंदर वो गेस्ट हाउस बना हुआ है, आम इंसानों का वहाँ पर आमद रफ्त नहीं है, कस्बे के करीब ही है लेकिन कस्बे से थोड़ा दूर हटके है। यानी गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस अलग पहाड़ पे बना हुआ है, उसके बाद झील है और झील के पास पहाड़ है और पहाड़ और झील के दरमियान में उनके थोड़ा साइड में हटकर कस्बा है, जो कस्बा इस गेस्ट हाउस से साफ नज़र आता है। वहाँ से सड़क आ रही है तो एक खूबसूरत मंजर पैदा हो रहा है, खूबसूरत जगह के ऊपर गेस्ट हाउस है। उस गेस्ट हाउस के अंदर फाटक के करीब ही एक वालरिस की जैसी मूंछों वाला, वालरिस बच्चों एक किस्म की बेल है जिसके बारीक रेशे नीचे की तरफ लटके रहते हैं। आपने बेलें देखी होंगी जो दरख्तों के ऊपर चढ़ जाती हैं उनके साथ लिपटती हुई। कुछ बेलें ऐसी भी होती हैं कि उनके रेशे बाहर की तरफ लटकते हैं, गोल घूमते घूमते नीचे की तरफ लटकते जाते हैं। इस फोटोग्राफर की भी ऐसी मूंछें बताई गई हैं, बारीक मूंछें हैं और लंबी मूंछें हैं। तो वालरिस की ऐसी मूंछें हैं, यानी वालरिस की जैसी मूंछें हैं और ये इसका खूबसूरत लुक बना रही हैं, उसका अच्छा तरह से वो दिखता है। वो टीन का डिब्बे के ऊपर चुपचाप बैठा रहता है, अपना कैमरा उसके पास है, कैमरा भी सामने रखा हुआ है। उस कैमरे को रखे हुए अपने सामने वो गेस्ट हाउस के फाटक के ऊपर चुपचाप बैठा रहता है, खामोशी से बैठा रहता है और इंतज़ार करता है कि कोई वहाँ पर आए और वो उसका फ़ोटो खींचकर उससे रुपया पैसा हासिल करे, जो भी माशी उसकी ज़रूरियात है उसको पूरी करे। तो ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं आता। टूरिस्ट इलाका क्या होता है बच्चों, जहां पर टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, उस जगह को टूरिस्ट इलाका कहा जाता है। लेकिन इस कस्बे के बारे में, इस इलाके के बारे में कहा गया है कि ये टूरिस्ट इलाका नहीं है, इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट या सयाह इस तरफ नहीं आते हैं। यहाँ वही लोग आते हैं जो इस इलाके से बाखबर हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसकी खामोशी को जानते हैं, इसकी खूबसूरती को जानते हैं। वही लोग इस इलाके के अंदर, इस गेस्ट हाउस के अंदर आते हैं। इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, ज़्यादा शोरगुल और हो हल्ला यहाँ पर नहीं रहता, सुकून और शांति यहाँ पर इस गेस्ट हाउस के ऊपर हमेशा बनी रहती है। चुनांचे जब कोई माह उस्ल मनाने वाला जोड़ा, माह उस्ल यानी हनीमून, शादी के बाद नया जोड़ा कहीं घूमने के लिए जाता है, उसे माह उस्ल कहा जाता है। और नज़र फरेब यानी निगाहों का धोखा देने वाला
बहुत खूबसूरत मंजर जो है उसे नज़र फ़रेब कहा जाता है। फ़रेब यानी होता है धोखा। ये बच्चों आपको लिख लेना है, इन चीज़ों को आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। एन यानी बिल्कुल, एन सामने यानी बिल्कुल सामने। और वालरिस मैंने आपको बताया मूछों के लिए कहा गया है, जबकि बेल होती है तो उस बेल की जैसे मूछें हैं। और टूरिस्ट यानी सयाह, घूमने फिरने के शौकीन, इधर से उधर जाने वाले सैरो सियाहत करने वालों को सयाह कहा जाता है, टूरिस्ट के लिए कहा जाता है। और माह उस्ल यानी हनीमून, नया जोड़ा कहीं घूमने के लिए जाता है अपने साथी के साथ लेकर दुनिया से अलग, सैर सपाटे के माहौल के अंदर अलग से अपने आप का कुछ वक्त गुजारने के लिए, उसे माह उस्ल कहा जाता है। तो गेस्ट हाउस में जब कोई माह उस्ल बनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में, इस वजह से बहुत कम सयाह इस तरफ आते हैं, क्योंकि ये घूमने की जगह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ माह उस्ल मनाने वाले कुछ नए जोड़े आ जाते हैं और कुछ सयाह, कुछ मुसाफिर जिनको इस गेस्ट हाउस के बारे में पता है, इसकी खूबसूरती के बारे में पता है, वो यहाँ पर आते हैं। तो सुकून यहाँ पर रहता है, बहुत कम लोग इस जगह के ऊपर मौजूद रहते हैं। चुनांचे जब कोई माह उस्ल बनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में पहुंचता है तो फोटोग्राफर बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा संभालने के बाद संभाले बाग की सड़क पर टहलने लग जाता है। अब ज़्यादा लोग नहीं हैं तो उसके पास काम भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई नया जोड़ा, कोई टूरिस्ट उसको आते हुए नज़र आता है, जैसे ही गाड़ी दालान के अंदर रुकती है, वो अपना कैमरा उठाता है और बाग के अंदर टहलने लग जाता है, घूमने लग जाता है इधर उधर कैमरा लिए हुए, इंतज़ार में रहता है कि मुझे देखें और मुझसे फ़ोटो खींचने की गुजारिश करें तो मैं उनका फ़ोटो खींचूँ और उससे मैं पैसा लूँ। बाग के माली से उसका समझौता है। अब जिस बाग के अंदर फोटोग्राफर घूम रहा है वहां पर माली भी है, उस माली से फोटोग्राफर का समझौता है। क्या समझौता है? देखिए, गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्राफर को इशारा कर देता है और जब माह उस्ल मनाने वाला जोड़ा नाश्ते के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फोटोग्राफर दोनों उनके इंतजार में चौकस रहते हैं। उनके बीच में बच्चों ये समझौता है कि दोनों ने आपस में बात कर रखी है, जब माली नई खातून को जो माह उस्ल मनाने के लिए आए हैं, सैरो सियाहत करने के लिए आए हैं, सुबह के वक्त उनको गुलदस्ता देने जाता है, फूलों का गुच्छा देना जाता है, तो फोटोग्राफर को इशारा कर देता है कि मैं ये देने जा रहा हूँ, अब इस वक्त तू भी उनके सामने आ जाएगा। तो वो गुलदस्ते को लेकर फोटो खिंचवाएंगे तो उनका बड़ा खूबसूरत फोटो आएगा और फिर दोनों उसमें से मिली हुई रकम को बांट लेंगे। ये उनके बीच में समझौता हो रखा है। तो दोनों चौकस रहते हैं। माली ऊपर जाके फूलों का गुलदस्ता दे आता है। अब जब नीचे आने का इंतजार है तो दोनों चौकस खड़े रहते हैं कि नीचे आएंगे तो फोटोग्राफर फोटो खींचेगा और उस पैसे में से ही दोनों बांट लेंगे। चौकस यानी होशियार, तैयार, चाक चौबंद, बिल्कुल नजर रखे हुए वहां पर रहते हैं। और माह उस्ल के माने मैंने आपको बता चुका हूं, हनीमून ये कहा जाता है। इस तरह से वो इंतजार के अंदर वहां पर खड़े रहते हैं कि जैसे कोई नया जोड़ा आए, जैसी नई खातून आए, उसको फूलों का गुलदस्ता दें। माली फूलों का गुलदस्ता देता है और फोटोग्राफर फोटो खींचता है। इससे दोनों को कुछ रुपया वहां से मिल जाता है। फोटोग्राफर मुद्दतों से यहां मौजूद है, न जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं खोलता, अपनी दुकान दूसरी जगह क्यों नहीं सजाता, लेकिन वो इसी कस्बे का बाशिंदा है। अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर कहां जाएगा। अब फोटोग्राफर के बारे में बताया जा रहा है कि फोटोग्राफर कौन है। एक सवाल कुर्रतुल ऐन हैदर ने किया और अफसाने की अगले लाइन के अंदर उस सवाल का जवाब भी आपके सामने पेश कर दिया है। वो कहती है कि फोटोग्राफर मुद्दतों से यहां मौजूद है, काफी वक्त हो गया है इसका बचपन भी यहाँ गुजरा, जवानी भी इसने यहाँ गुजार दी, बहुत वक्त से ये इस जगह के ऊपर मौजूद है। न जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए बहुत कम फोटो खींचे जाते हैं, बहुत कम आमद होती है, पैसा बहुत कम मिलता है, गरीबी के अंदर जिंदगी गुजारनी पड़ती है इस फोटोग्राफर को। तो इसको चाहिए कि कहीं दूसरी जगह जाकर, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे फोटो खींचे जा सकते हैं, बहुत सारी कमाई हो सकती है, उस जगह के ऊपर जाकर अपनी दुकान सजाए, उस जगह जहाँ पर बैठे, तो इसकी खूब इनकम हो जाएगी। यहाँ तो ये परेशान हाल रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, अपना वक्त बर्बाद करता है। फिर खुद ही जवाब देती हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर खुद ही जवाब देते हुए कहती हैं, लेकिन वो इसी कस्बे का बाशिंदा है, ये उसी का कस्बा है, वो यहीं रहने वाला है इसी कस्बे का, और अपनी झील और अपनी पहाड़ी छोड़कर वो कहाँ जाएगा।
उसको अपनी ज़मीन से प्यार है, अपने इलाके से प्यार है, वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो इस झील को छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो इस पहाड़ी को छोड़कर जाना नहीं चाहता, वो इस गेस्ट हाउस के खूबसूरत मंजर को छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो यहीं रहना चाहता है, यहीं बसना चाहता है। इसलिए कम कमाई है, लेकिन वो कम कमाई में भी अपना गुजारा कर रहा है, जो मिल रहा है उसके अंदर खुश है, अपनी जगह को, अपनी ज़मीन को छोड़कर ये नहीं जाना चाहता। इस फाटक की पुलिया पर बैठते बैठते उसने बदलती दुनिया की रंगारंग तमाशे देखे हैं। अब चूंकि उसको बहुत वक्त हो गया है, यहाँ पर काफ़ी मुद्दत से इस जगह पर बैठ रहा है, तो बदलती हुई दुनिया को यहाँ पर बैठा हुआ देख रहा है। इसके सामने ही दुनिया के अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। पहले यहाँ साहब लोग आते थे, अब जो बदलाव आए हैं, इसने बदलती हुई दुनिया देखी है, वो दुनिया बताई जा रही है, क्या क्या बदलाव इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे हैं। तो ये कहते हैं कि पहले यहाँ पर उस गेस्ट हाउस में साहिब लोग आते थे। अब साहब लोग कौन हैं? साहब लोग हैं बरतानवी दौर के दौलतमंद और सरकारी ओहदेदार। ये अब बात कर रहे हैं आज़ादी से पहले की, जब हमारा मुल्क गुलाम था और अंग्रेज़ अफसर हुकूमत चलाते थे। तो अंग्रेज़ अफसर सैर व सियाहत के लिए अपने बच्चों के साथ इस मुकाम के ऊपर आते थे। इनको साहब लोग कहा गया है। तो ये हर चीज़ देखता हुआ आ रहा है, फोटोग्राफर सबके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये बताते हैं पहले यहाँ साहब लोग आते थे। बरतानवी प्लांटर्स सफ़ेद 16 हेड पहने, कॉलोनियल सर्विस के जुगादारी ओहदेदार। और फिर बरतानवी प्लांटर्स बरतानवी जो प्लाटून होते हैं उनके मेंबर हैं, बड़े ओहदेदार हैं उनकी सेना के, उनकी फ़ौज के। सफ़ेद 16 हेड पहने, ये हेड होता है 16 हेड कहते हैं, गोल हेड आता है, पूरा चारों तरफ से गोल घुमा हुआ, इस तरह का वो बना रहता है। आपको तस्वीर देख के हेड याद आ जाएगा। सफ़ेद 16 हेड पहने हुए, इस तरह की बनावट वाले हेड को 16 हेड कहा जाता है। तो वो लोग आते थे अपना हेड पहने हुए, 16 हेड पहने हुए। कॉलोनियल सर्विस ये आप इसको बरतानवी आईएएस की तरह समझ लीजिए। जैसे अपने हिंदुस्तान में आईएएस सर्विस होती है, ऐसे बरतानवी ज़माने में ब्रिटेन में ये कॉलोनियल सर्विस हुआ करती थी, जो उसकी जहाँ जहाँ कब्जा होता है, ब्रिटेन की जहाँ जहाँ हुकूमत है, उस जगह के ऊपर ये हुकूमत करने के लिए जाते थे। हालांकि इंडिया में कॉलोनियल सर्विस नहीं थी, यहाँ पर वो हुकूमत नहीं करते थे। इंडिया और सूडान के अलावा जो दूसरे मुल्क थे जहां इंग्लैंड का कब्जा था, ब्रिटेन का कब्जा था, उस जगह के ऊपर कॉलोनियल सर्विस के जरिए हुक्मरान हुक्म चलाते थे। इंग्लैंड की सरकार वहां पर हुक्म चलाती थी। तो कॉलोनियल सर्विस के बड़े बड़े जुगावदरी यानी भारी भरकम बड़े बड़े ओहदेदार, जुगादरी भारी भरकम जहां दीदा बड़ी अफसर वाले, बड़े पोस्ट वाले अफसर घूमने फिरने के लिए इस जगह के ऊपर आते थे। उनकी मेम लोग और बाबा लोग, रात रात भर शराबें उड़ाई जाती थी और ग्रामोफोन रिकॉर्ड चीखते थे और गेस्ट हाउस के निचले ड्राइंग रूम की 24 फर्श पर डांस होता था। उस ज़माने के बारे में बात कर रहे हैं, जो तब्दीली आ रही हैं। साहब लोग आते थे, फौज के बड़े बड़े अफसर आते थे, आईएएस सर्विस के जो थे, कॉलोनियल सर्विस के जो लोग थे वो वहाँ पर आते थे, उनके बच्चे आते थे, उनकी मैम आती थी। रात भर वो शराब नोशी करते थे, तेज़ आवाज़ में गाने बजाते थे, उनके ऊपर डांस करते थे, नाचते थे। खूब शोर शराबा हंगामा उस गेस्ट हाउस के अंदर हुआ करता था। चोबी के माने होते हैं बच्चों, चोब से मंसूब, लकड़ी का बना हुआ। चोब यानी लकड़ी के बनी हुई चीज़ को चोबी कहा जाता है। तो लकड़ी का जो फर्श होता है वो वहाँ पर बना हुआ था और उसके ऊपर वो लोग शराब पीने के बाद रात रात भर डांस किया करते थे, नाचते गाते थे, खूब हंगामा करते थे। निचले ड्राइंग रूम की 24 फर्श पर डांस होता था। दूसरी बड़ी लड़ाई, अब वक्त फिर बदल गया, आगे दौर का बता रहे हैं कि एक दौर वो था कि ये लोग आते थे, फिर जब दूसरी बड़ी लड़ाई का वक्त आ गया, दूसरी बड़ी लड़ाई, दूसरी जंग अजीम के बारे में बात की जा रही है। दूसरी जंग अजीम जब हुई थी तो उस वक्त इंग्लैंड भी जंग के अंदर शामिल था और हिंदुस्तान के ऊपर इंग्लैंड का कब्जा था, ब्रिटेन का कब्जा था। तो उससे मुतालिक सर्विस वाले अमेरिकी जवान जो इंग्लैंड के साथ लड़ रहे थे, जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो हिंदुस्तान के अंदर आने लगे थे, वो भी रहने लगे थे और उनका अब गेस्ट हाउस में आना जाना शुरू हो गया था। तो पहले ब्रितानवी अफसर आते थे, कॉलोनियल सर्विस के जवान आते थे, जुगादरी ओहदेदार आते थे और बाद में दूसरी बड़ी लड़ाई के ज़माने में अमेरिकन आने लगे थे। फिर मुल्क को आज़ादी मिली और इक्का दुक्का सैयाह आने शुरू हुए। अब
उसके बाद जब जंग अजीम ख़त्म हो गई तो कुछ वक्त के बाद ही हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई थी। हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिल गई तो फिर हमारे मुल्क के ही सयाह जो घूमने फिरने के शौकीन थे, यहाँ वहाँ जाने के शौकीन थे, उन्होंने आना शुरू कर दिया, वो आने लग गए। या सरकारी अफसर या नए ब्याहे जोड़े या मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले, जो खूबसूरत मंजर की खोज में रहते हैं, तलाश में रहते हैं और तस्वीरें बनाते हैं नई नई जगहों की, अच्छी अच्छी जगहों की खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। तो उन मुसव्विरों ने आना शुरू कर दिया। सरकारी अफसर यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आते थे, नए ब्याहे जोड़े आते थे माह गुस्ल बनाने के लिए, कलाकार आते थे। अब ये सब क्यों आते थे? जो तन्हाई चाहते हैं, ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धनक का नज़ारा करना चाहते हैं। अब उनके आने की वजह क्या बता रहे हैं कि वो लोग आते थे इन सब के अलावा जो सुकून के मुतलाशी थे, जिनको सुकून चाहिए था, तन्हाई चाहिए थी, क्योंकि ये जगह बता दिया शुरू में आपको मशहूर नहीं थी, ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, तो मशहूर लोग आते थे जिनको सुकून चाहिए, तन्हाई चाहिए, वो इस जगह के ऊपर आते थे। ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर झुकी धनक, धनिक किसे कहते हैं बच्चों? धनिक कहते हैं रेम्बो को। सतरंगी कमान जिसे रेम्बो भी कहा जाता है, इंद्रधनुष भी कहा जाता है, धनिक भी उसी का नाम है। शाम के वक्त झील के ऊपर धनिक आ जाती है, तो ये कहते हैं धनिक का नज़ारा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो सुकून और मोहब्बत के मुतलाशी हैं, मुतलाशी यानी तलाश करने वाला, सुकून की नींद चाहते हैं, आराम चाहते हैं, लोगों से दूरी चाहते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आते थे। अब देखो कितनी गहरी बात यहां पर की जा रही है। कुर्रतुल ऐन हैदर कहती हैं कि वो लोग सुकून और मोहब्बत के मुतलाशी हैं, सुकून और मोहब्बत के लिए यहां पर आते हैं, लेकिन सुकून और मोहब्बत जिसका जिंदगी में वजूद नहीं, सुकून और मोहब्बत के लिए दुनिया में भाग रहे हैं, इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कुर्रतुल ऐन हैदर कह रही हैं कि जिंदगी में सुकून और मोहब्बत ही तो नहीं है, यही तो दुनिया से गायब है। हम भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, हम जुस्तजू में लगे रहते हैं, सुकून कहाँ है हमारी ज़िंदगी के अंदर, मोहब्बत कहाँ है? हम जगह छोड़ कर दूसरी जगह जाते हैं, शहर से दूर वीरान इलाकों के अंदर जाकर रुकते हैं कि वहाँ हमें थोड़ा सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून कहीं भी नसीब नहीं होता, सुकून कहीं भी नहीं है, सुकून दिल में होता है। अगर सुकून आपके कामों की वजह से आपको नींद नहीं आती, परेशानी होती है, तो आपको सुकून कहीं भी नहीं मिल सकता। सुकून दिल के सुकून से ही मिलेगा, दिल के आराम से ही मिलेगा। वो कहती हैं सुकून के मुतलाशी हैं जिसका ज़िंदगी में कोई वजूद नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं फ़ना हमारे साथ है। फ़ना यानी हमारा ख़ात्मा। हम जहाँ भी जाते हैं बच्चों, फ़ना हमारे साथ रहती है। हमारी खुशियों में भी फ़ना हमारे साथ है, हमारे दुख में भी फ़ना हमारे साथ है, हमारे गमों में भी फ़ना हमारे साथ है। हम आराम के लिए किसी पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, सैर व सियाहत के लिए जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए बड़ी खुशगवार जगहों के ऊपर जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि हर जगह हमारी फ़ना हमारे साथ है। वो वक्त जो है वही हमारी फ़ना है, हमारा वक्त गुजर रहा है, हमारी फ़ना करीब आ रही है, हमारा ख़ात्मा करीब आ रहा है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ हमारी फ़ना लगी हुई है, हमारा ख़ात्मा लगा हुआ है। तो फ़ना की सच्चाई की तरफ भी कुर्रतुल ऐन हैदर ने ध्यान दिलाया है। अलामती अफसाना है पूरा का पूरा, अलामती अंदाज में गुफ्तगू हो रही है, अलामती अंदाज में आपसे बात की जा रही है, समझाया जा रहा है, अलग अलग अलामतों को इस्तेमाल किया है और छोटी छोटी अलामतों के ज़रिए बड़ी बड़ी बातें कुर्रतुल ऐन हैदर ने कहने की कोशिश की है। तो कहती हैं कि हम जहाँ जाते हैं फ़ना हमारे साथ है, हम जहाँ ठहरते हैं फ़ना हमारे साथ है, फ़ना मुसलसल हमारी हमसफ़र है, फ़ना से हम छुटकारा नहीं पा सकते। हमारा जो ख़ात्मा है वो हमारे साथ चल रहा है। अगर हम कहीं रुके हुए हैं, मुस्तकिल हैं, तो वहाँ भी फ़ना हमारे साथ है। हम सफ़र में हैं तो फ़ना हमारे साथ है। हम खुशियाँ मना रहे हैं तो फ़ना हमारे साथ है। हम दुख में शामिल हैं किसी के, तब भी फ़ना हमारे साथ है। हमारा ख़ात्मा हमेशा हमारे साथ चलता है। हमारी फ़ना ही हमारी सच्ची हमसफ़र है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, और एक दिन उस फ़ना के साथ ही हम सबको फ़ना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। फ़ना यानी हमारी मौत या हमारा ख़ात्मा, जिससे फ़ानी हो जाए वो फ़ना। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। यहाँ भी देखो अलामती अंदाज में आपको मैसेज दिया है, पैगाम दिया है। गेस्ट हाउस को अब आप दुनिया मान लें तो देखिए समझ में आ रही है सारी की सारी चीज़। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। आवक जावक, आवक आना, जावक जाना।
आना जाना, आमद और रफ्त, ये गेस्ट हाउस दुनिया की अलामदेही कर रहा है। अलामती अंदाज में दुनिया को बता दिया गया है कि ये गेस्ट हाउस जो है ये दुनिया है। इस दुनिया के अंदर आते हैं लोग, लोग जाते हैं और दुनिया का कारखाना यूं ही चलता रहता है। आवक जावक जारी है, आना जाना जारी है। गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। मुसाफिर कौन है? मुसाफिर हम लोग हैं। यहाँ पर आ रहे हैं, हम थोड़े दिन रुकते हैं और उसके बाद फिर अपनी अगली मंजिल की तरफ चले जाते हैं, अपने हकीकी रब से जा मिलते हैं। पैदा होते हैं, यहाँ पर हम कारनामे अंजाम दे देते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़े करते हैं, झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं। और जब हमारा बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि फना आपके साथ है, फना हर हाल में आपके साथ है, आपके हमसफर है, और जब फना आती है, खात्मा होता है, तो वापस इस दुनिया से आपकी विदाई हो जाती है। इस गेस्ट हाउस में लोग आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तरह तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ से रवानगी है। तो जब हमें यहाँ रहना ही नहीं है तो हम यहाँ पर आराम के चीज़ें क्यों जमा करें, हम लोगों से मकरो फरेब क्यों करें, हम दगाबाजियाँ अपनी ज़िंदगी में क्यों करें, हम क्यों ना इन चीज़ों को अच्छाइयों से बदल दें, लोगों की भलाई करें, लोगों के दुख दर्द दूर करें, सारी ज़िंदगी अपनी लोगों की भलाई के लिए वक्फ कर दें। यह हम कर सकते हैं क्योंकि ज़िंदगी तो हमारी है ही नहीं, फना हमारी है, फना हमारे साथ है और हमें ख़त्म हो जाना है। आना जाना इस गेस्ट हाउस में चलता रहता है। आज यहाँ पर हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे ही हमारा वक्त होगा हम वापस इस गेस्ट हाउस से निकल जाएंगे, इस दुनिया से निकल जाएंगे। अलामती अंदाज में कुर्रतुल ऐन हैदर आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाह रही हैं, बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हैं। मैंने आपको सबक के शुरू में बताया था, सबक को बारीकी से पढ़ना है। बहुत खूबसूरत अफसाना है फोटोग्राफ़र। फोटोग्राफ़र मरकज़ी किरदार है, लेकिन वो भी अलामत है, वो भी अलामत है जो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ जैसे जैसे अलामतें आ रही हैं, चीज़ें बता रहे हैं, मैं आपके सामने उनकी वजाहत करता हुआ आ रहा हूँ, समझते हुए चलना है आपको। तो गेस्ट हाउस में मुसाफिरों की आवक जावक जारी है। अब देखो अगली लाइन भी कितनी खूबसूरत लिखी है इन्होंने। इस जुमले में कहती हैं, फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती है और खामोश रहती है। क्या बात कह दी। फोटोग्राफर के कैमरे की आंख सब देखती है, दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ उसको मालूम है, सारी चीज़ों के ऊपर वो नज़र रखे हुए है, लेकिन वो फिर भी खामोश है। ये फोटोग्राफर के कैमरे की आंख जो है ये हमारा जहन है, हमारे जहन की अलामत है। ये हम क्या अच्छाइयाँ कर रहे हैं, क्या बुराइयाँ कर रहे हैं, किसके साथ हम भलाई कर रहे हैं, किसको हम लूट रहे हैं, किसके साथ हम ईमानदारी से पेश आ रहे हैं, किसके साथ हम झूठ बोल रहे हैं। जो जो हम काम करते हैं हमारा जहन खामोशी से सब कुछ देखता रहता है, उसको सब पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस वो देखता रहता है, उसको समझता रहता है। अब आपको अपने जहन को इस मुकाम के ऊपर लेकर जाना है, उस अंदाज में अपने जहन की परवरिश करनी है कि आपका जहन सिर्फ देखता ही नहीं रहे, आपको रोकने की कोशिश भी करे, बुराइयों से आपको रोके और अच्छाइयों की आपको तरगीब दे, आपको अच्छाइयों की तरफ लेकर जाए, अच्छा इंसान बनाए। आपका जहन सब जानता है, सब पता है उसको, अच्छाई भी जानता है, बुराई भी जानता है। आप काम कर रहे हो और अपने आप से कह रहे हो कि मुझे पता नहीं कि मैं बेईमानी कर रहा हूं या मैं ईमानदारी से हूं, आप अच्छे हो कि बुरे हो, आपको पता हो या नहीं हो, लेकिन आपके जहन को सब मालूम है, सारी बातें जानता है आपका जहन। तो वो कहते हैं फोटोग्राफर के कैमरे की आंख ये सब देखती है, जो दुनिया में हो रहा है सबके ऊपर नजर है, देखे जा रही है, मुसलसल देखे जा रही है, लेकिन कुछ बोलती नहीं, खामोश है, खामोशी से अपने काम को अंजाम दे रखी है। एक रोज शाम पड़े, एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आकर उतरते हैं यानी आकर उतरते हैं। एक रोज का वाकया बयान किया गया है, यहाँ पर आपको कहानी का रब्त दे दिया गया है, तसलसल दे दिया गया है। उसके बाद अब कहानी में, अफसाने में एक किरदारों का आना हो रहा है, इसमें किरदार आ रहे हैं कुछ। और देखिए कहते हैं कि एक रोज शाम के वक्त एक गाड़ी आकर रुकती है और गेस्ट हाउस के अंदर एक लड़की और एक लड़का आकर रुकते हैं। दोनों जवान हैं, नौजवान लड़के लड़कियां आकर रुकते हैं। ये दोनों अंदाज से माह-ए-उस्ल मनाने वाले मालूम नहीं होते हैं, लेकिन बेहद मसरूर और संजीदा हैं। वो अपना सामान उठाएं और ऊपर चले गए। वो जो नए लड़का लड़की आए, उनके अंदाज से ऐसा लग नहीं रहा कि इन दोनों की शादी हो गई है और ये माह-ए-उस्ल मनाने आ रहे हैं। उनका वो अंदाज नहीं है जिस अंदाज में मियाँ बीवी आते हैं,
शौहर अपनी अहलिया को लेकर आता है, ये वो अंदाज इनका नहीं है। इनका अंदाज ऐसा नजर आ रहा है कि ये जैसे एक दूसरे के इश्क में डूबे हुए दोस्त हैं, बहुत करीबी हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और ये माहे उस्ल मनाने नहीं आए, किसी और काम के सिलसिले में या सैर व सियाहत के लिए सुकून की तलाश में ये जोड़ा भी यहाँ पर आया है। लेकिन हैं ये बहुत संजीदा, मसरूर हैं, अपने आप के अंदर डूबे हुए हैं और खामोशी से ये अपने काम को अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने अपना सामान उठाया और ऊपर कमरे में चले गए, बेडरूम में चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी। जीने के बराबर में डाइनिंग हॉल था और उसके बाद 3 बेडरूम। अब ऊपर की मंजिल का ब्यौरा आपको दिया जा रहा है गेस्ट हाउस के बारे में। गेस्ट हाउस में वो दाखिल हुए और उठा के ऊपर चले गए। ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी, गेस्ट हाउस में कोई नहीं था इनके अलावा उस वक्त। जीने के बराबर में डाइनिंग हॉल था। जैसे ही जीना ऊपर चढ़े, जीना खत्म हुआ, डाइनिंग हॉल था जहां पर खाना वाना खाते थे, और उसके बाद कतार में 3 कमरे थे, बेडरूम थे तीनों, एक के बाद एक 3 बेडरूम थे। ये कमरा मैं लूंगा, नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख झील की तरफ था। दोनों दाखिल हुए एक साथ। लड़की ने वहां पर अपना बैग रखा ही था। इतनी देर में नौजवान चिल्लाकर बोला, यह बेडरूम मैं लूंगा, मेरा कमरा है ये, तुम्हारा सामान यहां से उठाओ और अगले रूम के ऊपर जाओ। लड़की ने अपनी छतरी और कोट उसी कमरे में एक पलंग पर फेंक दिया था। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, नौजवान ने उससे कहा। बोरिया बिस्तर यानी अपना सामान। ये सामान उठाने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। वो दाखिल हुए कमरे के अंदर, 3 बेडरूम हैं। अब वो माहे उस्ल मनाने वाले नहीं हैं या एक दूसरे को इतने अच्छे से वाकिफ नहीं है, एक दूसरे के शौहर और अहलिया नहीं है, तो वो अलग अलग कमरों के अंदर ठहरते हैं। अलग अलग कमरों के अंदर ठहरते हैं। पहले कमरे में दोनों दाखिल हुए। लड़की ने अपना छतरी और अपना कोट भी उसी रूम में रख दिया था। लड़का फौरन बोलता है कि ये रूम तो मेरा है, यहां से जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो मैं देखूंगा, इस रूम में तुम नहीं रुकोगी, तुम अगले रूम के अंदर जाओ, दूसरे रूम में जाओ और उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, अपना सामान उठाओ। खुशी खुशी उसको कहा और बोले अगले रूम में जाओ। उस लड़की ने अपना सामान उठाया और अपने अगले रूम में चली गई। अच्छा, लड़की दोनों चीजें उठाकर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती दूसरे कमरे में चली गई, जिसके पीछे एक पुख्ता गलियारा था। कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से वो मजदूर नजर आ रहे थे जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ थे। यहां भी अलामत दी गई है। लड़की से कहा लड़के ने कि इस रूम में मैं रुकूंगा, ये कमरा मेरा है, तुम दूसरे कमरे में जाओ, अगले वाले कमरे में जाकर तुम्हें रुकना है। लड़की ने उसको अच्छा कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा कर लेंगे, और वो अपना सामान उठा के अगले रूम में चली गई। पूरा हाल बयान किया है कि पुख्ता गलियारे और गलियारे के बाद बड़े बड़े दरीचों वाले कमरे के अंदर ये चली गई। दरीचा कहते हैं बच्चों खिड़की, और गलियारा और बालकनी जहां से निकलने की जगह वो बनाई गई थी रूम के। सिटिंग रूम नशिस्तगाह जहां महफिल वगैरह हो, सभी बैठ के आपस में गुफ्तगू करें, बातचीत करें, तो उस जगह के ऊपर लड़की आ गई। और फिर लड़की बाहर देखती है, जहां से बाहर का नज़ारा दिख रहा है उसके गलियारे के पास, उसके रूम के अंदर से, उसके कमरे के अंदर से। तो वो बाहर क्या देखती है, कुछ मजदूर जो एक सीढ़ी उठाए पिछली दीवार की मरम्मत में मसरूफ हैं। यानी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या खूबसूरत दुनिया नजर आ रही है, उन मजदूरों को इससे कोई मालूमात नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। यहां भी दुनिया के लोगों की तरफ इशारा किया गया है कि दुनिया में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, हर तरह के आराम ऐश व इशरत की चीज़ें मुहैया हैं, फिर भी जो मेहनती लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वो अपने कामों के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो जो काम कर रहे हैं वो अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। पिछली दीवार के ऊपर कुछ मजदूर मरम्मत कर रहे हैं, सीढ़ी लगा रखी है, ऊपर चढ़े हुए हैं, और कुछ टूट फूट गया होगा उसको वो सुधार रहे हैं, यानी अपने काम में लगे हुए हैं। और कब तक लगे रहेंगे काम में, आप आगे आगे देखना है कहां पर मिलते हैं मजदूर दोबारा ही। एक बेरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचों के पर्दे बराबर करके चला गया। बेरा जो वेटर होता है, सामान उठाने वाला, उसे बेरा कहा जाता है। सामान जो छोटा मोटा था ये लेकर आ गए थे, बड़ा सामान बाहर ही था। एक बेरा लड़की का सामान लेकर अंदर आ गया और खिड़कियों के पर्दे इसने ठीक किए। पर्दे ठीक करके ये वापस सामान रखकर बाहर निकल गया। लड़की सफर के कपड़े तब्दील करके सिटिंग रूम में आ गई। नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा था। पूरा मंजर बयान किया जा रहा है कि किस तरह से उनकी कहानी आगे बढ़ रही है। आतिशदान कमरे की दीवार में
फर्श के करीब ही बनी हुई अंगीठी। ऐसी अंगीठी बना दी जाती है सर्द मुकामों के ऊपर कि जहां पर कमरे के अंदर ही आग जलाई जा सके और उससे गर्मी पाई जा सके, सर्दी के अंदर राहत उस अंगीठी की वजह से मिल जाती है। तो उसे आतिशदान कहा जाता है, जो कमरे में जुड़ा हुआ है और उसकी चिमनी बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। कमरे में आतिशदान बना हुआ है। अब लड़की अपने कपड़े बदलकर जब बाहर आई, सिटिंग रूम में आई, जहां नशिस्त होती है सबकी नशिस्तगाह जिसको बताया गया है, सिटिंग रूम में आई तो नौजवान पहले से ही वहां मौजूद था। वो आतिशदान के पास बैठा हुआ खामोशी से कुछ लिख रहा था, कुछ सोच रहा था। उसने नजरें उठाकर लड़की को देखा। बाहर झील पर दफतन अंधेरा छा गया था। वो दरीचे में खड़ी होकर बाग के धुंधले को देखने लगी। अब लिखते लिखते ही उसने, नौजवान ने लड़की की तरफ नजर डाली। रात होने लग गई थी, शाम के वक्त ही आए थे, अब रात का वक्त आ रहा है। तो लड़की दरीचे के पास ही सिटिंग रूम में जो बड़ी खिड़की थी, उस खिड़की के पास खड़ी हुई बाहर का नज़ारा देख रही है। झील की तरफ वो देख रही है। झील के ऊपर खामोशी है और धुंध छाई हुई है। उस धुंध को वो देखे जा रही है। फिर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। ना जाने वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। फोटोग्राफर जो अब भी नीचे फाटक पर बैठा था, उसका कैमरा आंख रखता था, लेकिन समात से आरी था। आरी यानी खाली, समात नहीं थी। समात यानी सुनने की ताकत। लड़की वहां पर खड़ी हुई खिड़की पर, और उसके बाद थोड़ी देर खिड़की पर खड़े होने के बाद जब रात हो गई, वो वापस नौजवान के पास जो रखी थी कुर्सी दूसरी, उस कुर्सी पर आकर बैठ गई। अब नौजवान ने भी अपना लिखने का काम बंद कर दिया और दोनों हम कलाम हो गए, गुफ्तगू करने लगे। बातें करते रहे, पता नहीं क्या बातें करते रहे। फोटोग्राफर बाहर से जो उसको गेस्ट हाउस के अंदर का नज़ारा नज़र आ रहा था, उनको देख रहा था। फोटोग्राफर का कैमरा जो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखता है, जो बताया गया था कि हर चीज़ को देख रहा है, वो हर आने जाने के ऊपर नज़र रखे हुए है। इनके ऊपर भी नज़र रखे हुए है। नज़रें तो उसके पास हैं, लेकिन उसके पास कान नहीं है, वो बातों को सुन नहीं सकता। वो समाज से आरी था, सुन नहीं सकता था। कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने के कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज पर बैठ गए। झील के दूसरे किनारे पर कस्बे की रोशनियां झिलमिलात उठी थी। रात का वक्त हो गया। वहां से वो बातें करते रहे और काफी वक्त के बाद वो उस जगह से उठे और खाने वाले कमरे के अंदर आ गए, बैठ गए वहां पर और खाने को तैयार हो गए, मेज के ऊपर बैठ गए। दरीचे से यानी खिड़कियों से बाहर का नज़ारा नजर आ रहा है। अब झील के पास जो कस्बा मैंने बताया था, उस कस्बे के अंदर लाइटें जल गई हैं। रात के वक्त वो लाइटें जगमगाने लग गई हैं। इस वक्त तक एक यूरोपियन सयाह भी गेस्ट हाउस में आ चुका था। अब वो बैठे हुए हैं, खाने के लिए तैयार हैं, खाने की मीज़ पे हैं। और उनके आने के बाद, शुरू में जब वो आए थे तब तो गेस्ट हाउस में उनके सिवा कोई नहीं था, सिर्फ वही मौजूद थे अकेले गेस्ट हाउस में। लेकिन इस वक्फे के अंदर यानी शाम से और रात के वक्त एक यूरोपियन सयाह भी गेस्ट हाउस के अंदर आ गया था। वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुपचाप बैठा खत लिख रहा था। यानी जहां पर खाना खाने के लिए सब मौजूद है, डाइनिंग हॉल है, उस जगह के ऊपर ये लड़का लड़की मौजूद हैं और उसी डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने के ऊपर खामोश चुपचाप बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वो सयाह बैठा हुआ है। कौन? यूरोपियन सयाह। चंद पिक्चर पोस्ट कार्ड्स उसके सामने मेज पर रखे थे। पिक्चर पोस्ट कार्ड बच्चों किसी जगह की पिक्चर से जेर पोस्ट कार्ड होते हैं। उन पोस्ट कार्ड के ऊपर एक तरफ तो आप अपना मजमून लिख सकते हैं, खत लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ उस जगह के तस्वीरें होती हैं, जिससे हम कहीं घूमने जाएं तो उस पिक्चर कार्ड के ज़रिए, उस पोस्ट कार्ड के ज़रिए अपने चाहने वालों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को उस जगह की तस्वीरें भेज सकते हैं। उसकी कहानी भी आप लिख दें कि क्या क्या आपने देखा, और वो तस्वीरें भी उस पोस्ट कार्ड के जरिए उन तक पहुंच जाती हैं। जैसे हम आगरा घूमने जाएं तो आगरा पे हमें ऐसे पोस्ट कार्ड मिलेंगे आगरा में हमें कि जहां एक तरफ तो ताजमहल की तस्वीरें रहेंगी और दूसरी तरफ से वो खाली रहेगा। तो हम अपने चाहने वालों को आगरा से ख़त लिखेंगे तो उनको उससे दिलकशी हो जाएगी, उससे जुड़ जाएंगे वो ताजमहल से, और हमारी यादों से भी जुड़ जाएंगे। तो तस्वीर भी मिल जाएगी उनको और उनको हमारा पैगाम भी मिल जाएगा। इसलिए पिक्चर पोस्ट कार्ड को इस्तेमाल में लिया जाता है। यहाँ ये भी उस जगह की पिक्चर पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। वो पिक्चर पोस्ट कार्ड उसके सामने रखे हुए हैं जिसपे वो अपने चाहने वालों को ख़त लिख रहा है, यूरोप में अपने दोस्तों को बता रहा है उस जगह के हाल, उस जगह की खूबसूरती के बारे में। अब लड़की उसको देख रही है। लड़की ने उसको देखा, देखने के बाद
उसको शरारत सूझी लड़की को। अब शरारत के अंदर वो बोलती है, लड़की कुछ कहना चाहती है, वो कहती है अपने दोस्त से कह रही है, वो कहती है, अंदाज़ा लगा रही है सयाह को देखकर। सयाह अपने घर ख़त लिख रहा है कि मैं इस वक्त पुरअसरार मशरिक़ के एक पुरअसरार डाक बंगले में मौजूद हूँ। सुर्ख साड़ी में मलबूस एक पुरअसरार हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है। बड़ा ही रोमांटिक माहौल है। लड़की ने चुपके से कहा और उसका साथी हंस पड़ा। लड़की को शरारत सूझी और उसको देख के उसने ये जुमले कहे और उसके बाद दोनों हंसने लग गए। दोनों हंसी हंसी अपनी फिर बातें उन्होंने शुरू कर दी। खाने के बाद वो दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए। नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था। रात गहरी होती गई। दफातन लड़की को जोर की छींक आई और उसने सू सू करते हुए कहा, अब सोना चाहिए। खाना खाया, उसके बाद सिटिंग रूम में आ गए। फिर वही बातचीत उनकी जारी है। दोनों ने हमकलामी शुरू कर दी। बातें करते जा रहे हैं। नौजवान जो कुछ लिख रहा था उसको पढ़कर भी सुना रहा है। अब वो बैठे हुए थे, रात बहुत हो गई थी तो थोड़ी ठंड हो गई थी रात में। अचानक उसको छींक आई लड़की को, और फिर छींक आने के बाद हमें जुकाम की वजह से नाक बहने लगती है तो हम करते हैं तो सूसू की आवाज़ आती है। लड़की की वो सूसू की आवाज़ आई तो लड़की ने अब कहा कि रात बहुत हो गई है, सर्दी भी हो गई है, अब हमें सोना चाहिए, सोने का वक्त हो गया। लड़का कहता है, तुम अपनी जुकाम की दवा पीना ना भूलना। नौजवान ने फिक्र से कहा, हाँ शब बखैर। दफातन के माने होते हैं अचानक, और शब बखैर यानी गुड नाइट। रात को सोने से पहले अच्छी दुआ देना, अच्छा मकौला उसको कहना, सामने वाले को गुड नाइट का मुतबादिल है। खुदा करे रात खैरियत के साथ गुजरे। रात की दुआ है ये जो सोने से पहले दी जाती है। उसने शब बखैर कहा और फिर लड़की अपने रूम के अंदर चली गई। लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। अब कमरे का हाल देखिए आप। पिछला गलियारा गुप अंधेरा पड़ा था, यानी रात हो गई थी और अंधेरा काफ़ी गहरा हो गया था। कमरा बेहद पुरसुकून, खिनक और आरामदेह था। खिनक यानी जहाँ पर आराम मिले, आरामदेह, और गर्म को कहा जाता है कि जहाँ खुशगवार मौसम हो, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। खिनक कमरा था और आरामदेह था, और ज़िंदगी भी इनकी बेहद पुरसुकून थी और आरामदेह थी। दोनों की ज़िंदगी के अंदर कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। आराम ही आराम इनकी ज़िंदगी में था। उस कमरे में भी आराम था। इनकी ज़िंदगी आराम के अंदर गुजर रही थी, सुकून में गुजर रही थी। लड़की ने कपड़े तब्दील करके सिंगार मेज़ की दराज खोली और दराज खोलकर दवा की शीशी निकाली कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बैठी हुई थी वहाँ पर और दवा लेने के लिए तैयारी कर रही थी। दवा की शीशी निकाली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपना स्याह किमोनो पहनकर, किमोनो जापानी ख़वातीन का एक ख़ास लिबास जो सर्दी में अक्सर ख़ातून पहन लेती हैं, जब दरवाज़ा खोलें तो उससे ये है कि दरवाज़ा खोलने की वजह से हवा लग सकती है, ज़ुकाम हो रहा है, पहले ही ठंड और लग सकती है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो वो दरवाज़ा खोलने से पहले वो किमोनो पहन लेती है, जो एक गाउन टाइप होता है, आगे से खुला रहता है, लेकिन वो सर्दी से हिफाजत करता है। और अमूमन जापानी औरतें इस लिबास को पहनती हैं। जापानी नाम ये किमोनो जापानी ज़ुबान के अंदर ही कहा जाता है इसे। तो उसने अपना किमोनो पहना और पहनकर दरवाज़ा खोला। नौजवान ज़रा घबराया हुआ था, सामने खड़ा था। घबराया हुआ नौजवान उसको सामने खड़ा हुआ नजर आया। क्या कहता है वो? मुझे भी बड़ी सख्त खांसी उठ रही है, उसने कहा। दरवाज़ा खोला तो सामने नौजवान था। नौजवान को देखते ही नौजवान घबराया हुआ बोला कि मुझे भी बड़ी सख्त खांसी हो रही है, वो दवा मुझे भी दो। अच्छा। लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दे दिया। चमचा नौजवान के हाथ से झिटक कर फर्श पर गिर गया। उसने झुककर चमचा उठाया और वो अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की रोशनी बुझाकर सो गई। बच्चों, ये अफसाने की खूबसूरती है कि बारीक से बारीक चीज़ को आपके सामने लाया जा रहा है, नज़रों के सामने लाया जा रहा है। मंजर कशी खूबसूरती से की गई है ताकि आपको ऐसा लगे कि आप खुद इस अफसाने का हिस्सा हैं, इसके अंदर ज़िंदगी जी रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं। हर बारीक चीज़ को इसके अंदर दिखाया जा रहा है। लड़का आता है, दरवाज़ा खोलता है, आवाज़ लगाता है, घबराया हुआ है, उसके भी खांसी हो गई, दवा मांगता है तो वो लड़के को दवा देती है। अब अमूमन घबराहट में हमारे हाथ से कुछ चीज़ छूट जाती है तो हम उसको उठा लेते हैं, तो बारीक से बारीक चीज़ को उस अफसाने में दिखाया गया है। चमचा दिया, शीशी दी, चमचा हाथ से छूट गया। नौजवान ने चमचे को ज़मीन से उठाया, दवा ली और अपने कमरे की तरफ चला गया। लड़की अपनी लाइट बंद करके सो गई।
सुबह को नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आ गई। अब सुबह हो गई तो सुबह के वक्त वापस वो डाइनिंग रूम में आ गई। डाइनिंग वो जगह होती है जहां पर खाना खाया जाता है। जीने के बराबर वाले हॉल में फूल महक रहे थे। तांबे के बड़े बड़े गुलदान ब्रासों से चमकाए जाने के बाद हाल के झिलमिलाते चौबी फर्श पर एक कतार में रखे हुए गए थे। ब्रासो बोलते हैं बच्चों तांबे पीतल को चमकाने वाली मखसूस पॉलिश। इस पॉलिश के जरिए तांबे के बर्तनों को, पीतल के बर्तनों को चमका लिया जाता है, उनमें चमक आ जाती है। तो तांबे के गुलदान वहां पर रखे हुए थे, गुलदस्ते वहां पर रखे हुए थे, ताज़ा फूल भी वहां पर रखे हुए थे जिन्हें उन गुलदस्तों में लगाया जाना था, क्योंकि अभी सुबह ही हुई है। मुलाजिम दूसरे कामों के अंदर अपने मसरूफ़ हैं, वो अभी लगा नहीं पाए हैं। तो मुसन्निफ़ा कहती है कि उनकी फूलों की खुशबू महक रही थी और वो गुलदान वहां पर चमक रहे थे, चमचम कर रहे थे, और ताज़ा फूलों के अंबार उनके नज़दीक रखे हुए थे। बाहर सूरज ने झील को रोशन कर दिया था और जर्द सफ़ेद तितलियां सब्ज़े पर उड़ती फिर रही थी। जर्द सफ़ेद तितलियां सब्ज़े पर यानी हरी भरी चीज़ों के ऊपर वो उड़ती हुई नज़र आ रही थी। कुछ देर बाद नौजवान हंसता हुआ जीने पर नमूदार हुआ। उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था। उसी बीच में वो नौजवान भी आ गया। लड़की वहां पर बैठी हुई है, नौजवान बाहर से आया, वो हो सकता है सुबह जल्दी निकल गया हो, और वो आया तो उसके हाथ में फूलों का एक गुच्छा था। वो गुच्छा वो उस लड़की के लिए लेकर आया था। वो कहता है माली नीचे खड़ा है, उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भिजवाया है। उसने कमरे में दाखिल होकर मुस्कुराते हुए कहा। नौजवान जो गुलदस्ता लाया है मुस्कुराता हुआ कमरे में आया जीने से उतरकर, और वो गुच्छा, वो गुलदस्ता लड़की को दिया और कहा कि माली ने दिया है, जो बाहर खड़ा हुआ है तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने ये गुलदस्ता आपके लिए दिया है। और गुलदस्ता मेज पर रख दिया। लड़की ने एक शगुफा उठाकर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गई। शगुफा यानी कली। उस गुलदस्ते में से एक फूल का टुकड़ा, एक कली निकाली अपने बालों में लगाकर, और फिर से वो अपने अखबार पढ़ने के अंदर मसरूफ हो गई। यानी उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दी, ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, सिर्फ उनको देखा और वापस अपने कामों में लग गई। नौजवान फिर कहता है एक फोटोग्राफर भी नीचे मंडला रहा है। मंडलाना यानी घूमना, इर्द गिर्द चक्कर लगाना। उसने मुझसे बड़ी संजीदगी से तुम्हारे मुतालिक दरियाफ्त किया है कि तुम फलां फिल्म स्टार तो नहीं। वो कहता है कि नीचे एक फोटोग्राफर भी खड़ा हुआ है, मंडला रहा है आपके फोटो खींचने के लिए। उसने कल तुम्हें देखा था, अब मुझसे बहुत संजीदगी से पूछ रहा है, यानी उसको यकीन है। वो पूछता है कि तुम कोई फलां फिल्म स्टार तो नहीं हो, कोई तुम मशहूर एक्ट्रेस तो नहीं हो। लड़की हंस देती है इसकी बात सुनकर। नौजवान ने कुर्सी पर बैठकर चाय बनाते हुए कहा। लड़की हंस पड़ी। वो एक नामवर रक्कासा थी। लड़की हंस पड़ी, इसलिए हंसी क्योंकि वो समझ गई कि फोटोग्राफर ने उसको पहचान लिया। वो एक मशहूर रक्कासा थी। रक्कासा रक्स करने वाली, नाचने वाली। तो वो नामवर यानी मशहूर होती है, मशहूर रक्कासा थी और सुकून की तलाश में इस जगह के ऊपर आई थी, क्योंकि जो मशहूर लोग होते हैं हर जगह उनके पीछे लोग लगे रहते हैं, कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए, कोई उनके दस्तखत की निशानी लेने के लिए, किसी और चीज़ के अंदर उनके साथ दिखने के लिए लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, बहुत भीड़ लगा लेते हैं। तो वो सुकून से कहीं रह नहीं सकते, घूम नहीं सकते, तो वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जो मशहूर लोग होते हैं जहाँ पर कोई दूसरा नहीं हो। सुकून की तलाश में वो ऐसे पहाड़ी इलाकों के अंदर आते हैं। ये लड़की मशहूर रक्कासा थी जो इस जगह के ऊपर आई थी, मगर इस जगह पर किसी ने उनका नाम भी ना सुना था, इसलिए वो इस जगह पर आई थी कि ये सुकून की जगह थी, शांति की तलाश में, सुकून की तलाश में इस जगह के ऊपर आई थी। नौजवान उस लड़की से भी ज़्यादा मशहूर मौसीकार था। मौसीकार गाना गाने वाला, जो मौसीकी करे, जो रक्स करे वो रक्कासा, जो मौसीकी करे वो मौसीकार। लड़की रक्कासा थी और लड़का उस लड़की से भी मशहूर मौसीकार था, गाना गाने वाला था। दोनों बहुत मशहूर थे, दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं सेलिब्रिटी थे। उनके फ़ोटो लेने के लिए, उनके दस्तखत लेने के लिए लोग उनके आगे पीछे चक्कर लगाते थे। तो सुकून की तलाश में वो इस जगह के ऊपर आए थे, क्योंकि छोटा कस्बा था, यहाँ ज़्यादा लोग उनको नहीं जानते थे, कोई पहचानता नहीं था, तो लोग इनके भीड़ नहीं करते, इनके आसपास नहीं घूमते, इसलिए वो इस जगह के ऊपर आए थे। मगर उसे भी यहाँ कोई नहीं पहचान सका था। यहाँ ना तो लड़की को कोई पहचान सका और ना ही उस नौजवान को किसी ने पहचाना था। उन दोनों को अपनी इस आर्जी गुमनामी और मुकम्मल सुकून के मुख्तसर लम्हात बहुत भले मालूम हुए। आर्जी यानी थोड़ी देर की,
कुछ वक्त की जो ख़त्म हो जाए। तो आर्जी गुमनामी थोड़ी देर की गुमनामी, और मुकम्मल सुकून। वो यहाँ पर आए थे सुकून के लिए और वो खुश थे कि उन्हें यहाँ पर सुकून मिल रहा है। यहाँ पर गुमनामों की तरह ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, जहाँ चाहें चले जाएं, जहाँ चाहें निकल जाएं। अब कोई जानता नहीं है इनको, तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। वरना कोई हीरो हीरोइन, कोई रक्कासा, कोई मौसीकार अगर कहीं निकल जाता है तो बहुत लोग जमा हो जाते हैं उनको देखने के लिए। यहाँ पर कोई जानता नहीं है, गुमनाम है यहाँ पर, तो इनको अपने ये वक्त, ये सुकून के लम्हे बहुत खूबसूरत मालूम हो रहे थे। उनको अच्छा लग रहा था यहाँ पर, और वो इसका पूरा लुत्फ उठा रहे थे। कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आंखें उठाकर उन दोनों को देखा और ज़रा सा मुस्कुराया। अब जो यूरोपियन यहाँ पर मौजूद है, जो कल पिक्चर पोस्ट कार्ड लिख रहा था शाम के खाने के वक्त, वो अब सुबह नाश्ते के वक्त भी उस डाइनिंग हॉल में आ गया है। वो भी वहाँ बैठा हुआ है। एक टेबल पर सामने वो बैठा है थोड़ी दूरी के ऊपर, और एक कोने के अंदर ये बैठे हुए हैं। यूरोपियन ने इनकी तरफ देखा और इनको देखकर वो मुस्कुरा दिया। हालांकि आवाज़ इनकी कुछ नहीं जा रही, ये क्या बातें कर रहे हैं, यूरोपियन को कुछ पता नहीं है, वो अपने कामों में मसरूफ़ है। लेकिन नज़र से नज़र मिली और दोनों मुस्कुरा दिए। वो भी इन दोनों को खामोश मसरत में शरीक हो चुका था। अब जब नज़र से नज़र मिली और दोनों मुस्कुरा दिए, तो मुसन्निफ़ा कहती हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर कहती हैं कि वो भी यूरोपियन सयाह भी इन नौजवान जोड़े के खुशी में शरीक हो चुका था, मसरत में शरीक हो चुका था, क्योंकि वो खुश हो रहे थे, हंस रहे थे कि यहाँ हमें कोई नहीं जानता, कोई हमें परेशान करने वाला नहीं है। और वो यूरोपियन सयाह जो था, उसने उनको देखा तो वो पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, तो वो भी उनको देखकर हंस दिया, वो भी इनकी हंसी में शरीक हो गया। नाश्ते के बाद वो दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगे। फोटोग्राफर ने अचानक छलावे की तरह नमूदार होकर बड़े ड्रामाई अंदाज में टोपी उतारी और जरा झुककर कहा, फोटोग्राफ लेडी। लड़की ने खड़ी देखी, हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी। अब वो नाश्ता करके बाहर आ गए। बाहर आने के बाद झील का नज़ारा कर रहे हैं, गुलमोहर के दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, झील को देख रहे हैं और अपने आगे जाने की, दूसरी जगह जाने की वो तैयारी कर रहे हैं घूमने के लिए। अचानक वहाँ पर वो फोटोग्राफर आ जाता है। फोटोग्राफर आता है उनके सामने कि वो चौंक जाते हैं, आता है और अचानक अपनी टोपी को ऊंचा करता है। फोटोग्राफ लेडी इस अंदाज में कहता है, वो चौंक पड़ती है, उसको देखती है, फिर अपनी घड़ी देखती है कि नहीं अभी तो हमें कहीं बाहर जाना है, टाइम हो जाएगी, बाद में फ़ोटो खिंचवाएंगे, अभी नहीं, देर हो जाएगी, और जाने के लिए निकलते हैं। फोटोग्राफर रोकता है उनको, कहता है लेडी। रोका। फोटोग्राफर ने पांव मुंडेर पर रखा और एक हाथ फैलाकर बाहर की दुनिया के सिमत इशारा करते हुए जवाब दिया। फोटोग्राफर ने उनको रोका कि लेडी रुको। अपना एक पांव मुंडेर के ऊपर रखा और एक हाथ बाहर झील की तरफ कर ली, झील की तरफ अपने हाथ तो कर लिया, और उसके बाद उनको कहता है कि देखो लेडी, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना अच्छा नज़ारा है, और तुम्हें जल्दबाजी है। वो कहता है बाहर कारेज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है, मुझे मालूम है इस घमासान से निकलकर आप दोनों खुशी के चंद लम्हे चुराने की कोशिश में हैं, मसरूफ़ हैं। देखिए इस झील के ऊपर धनिक पल की पल में गायब हो जाएगी, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँगा, इधर आइए। वो दिखाता उनको कि देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, जो धनिक मौजूद है ये अभी थोड़ी देर में गायब हो जाएगी। बाहर कारेज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है, और इस रन से, इस लड़ाई से आप अपने सुकून के वक्त जीने के लिए इस जगह के ऊपर मौजूद हैं, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आपका सिर्फ फ़ोटो खींचकर आपको वापस जाने दूँगा। यहाँ पर बच्चों ये जुमला दिया है, बाहर कारेज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है। कारेज़ारे हयात है दुनिया का मैदान, दुनिया का वो हिस्सा जहाँ पर हम रहते हैं। कारेज़ार लड़ाई और मुकाबला, और हयात यानी ज़िंदगी। तो दुनिया के अंदर वो लड़ाई, वो रन जो हम लड़ रहे हैं, कारेज़ारे हयात, दुनिया की हयात की यानी ज़िंदगी की लड़ाई में, जंग में घमासान का रन पड़ा है। रन के माने भी जंग होते हैं और घमासान का मतलब होता है ज़ोरदार लड़ाई। क्या मतलब है इस जुमले का बच्चों? कारेज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है, यानी इस दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर हर आदमी भाग रहा है, हर आदमी को जल्दी है, सब एक दूसरे से आगे निकलने की जुस्तजू कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
कोई किसी काम को एक बार कर रहा है तो दूसरा उससे आगे बढ़ने के लिए 10 बार उस काम को अंजाम दे रहा है। कोई 10 रुपये कमा रहा है तो दूसरा चाह रहा है कि मैं 100 रुपये कमा के इससे आगे बढ़ जाऊं। अब उन कामों के लिए चाहे बेईमानी करें, चाहे धोखाबाजी करें, चाहे किसी को फरेब दें, जैसे चाहे वैसे हर आदमी आगे निकलना चाहता है, तरक्की याफ्ता होना पड़ता है। तो इस आगे बढ़ने की जुस्तजू को, इस भागम भागी को, इस दौड़ भाग को, जहां इंसान को सुकून के 2 पल मैसर नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो आराम से बैठकर अपने बारे में नहीं सोच सकता, इसको मुसन्निफा कहती हैं कि ये कारज़ारे हयात है और यहाँ घमासान का रन पड़ा है, यहाँ खूब घमासान की लड़ाई हो रही है। ज़िंदगी के मैदान में सब लड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं, कोई सुकून नहीं चाहता। और वाकई में ऐसा हो रहा है। आज देखिए आप, आपके आस पड़ोस में, आपके घर के अंदर आपके वालिदैन कितना मेहनत करते हैं, कितना आपके लिए भाग रहे हैं, कितनी मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं। आपके आसपास पूरी दुनिया में देख लीजिए क्या हो रहा है। किसी को किसी की नहीं पड़ी है, किसी को किसी से हमदर्दी नहीं है। सब अपने बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, आगे बढ़ने की कश्मकश में लगे हुए हैं। अभी आप जिस दर्जे में हैं और जब आप आगे जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको आगे एडमिशन के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपका रन भी शुरू हो चुका है, भागना शुरू कर दिया है आपके आसपास के लोगों ने। आप एक बार नज़रें घुमा कर देखिए आप कहाँ पर हैं और वो कहाँ पर जाने वाले हैं, किस अंदाज में तैयारियां कर रहे हैं। क्या सिर्फ पास होने से कॉलेजों में एडमिशन मिल जाएगा? एक बार आप अखबार उठाकर कॉलेजों में जो कट ऑफ लिस्ट होती है, उनके जो नंबर होते हैं, कितने कितने नंबरों पर एडमिशन हो रहे हैं, आप एक बार उस चीज़ के ऊपर नज़र डालिए। आपको पता चल जाएगा कैसे लोग भाग रहे हैं, किस तरह का रन पड़ा हुआ है, किस तरह की लड़ाई है। यहाँ लड़ाई का मतलब वो नहीं है कि हथियारों के बल पर लड़ाई लड़ी जाएगी, ताकत के बल के ऊपर लड़ाई लड़ी जाएगी, वो लड़ाई नहीं है। ये वो लड़ाई है कि जो इल्म के मैदान में लड़ी जाएगी, जो तरक्की के मैदान में लड़ी जाएगी, और हिम्मत और हौसला उसका हथियार है, वो औजार है जिसके ज़रिए आप तरक्की कर पाएंगे। अपने आसपास नज़रें फैलाइए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने तेज़ी से लोग भाग रहे हैं, कितनी तेज़ी से रन पड़ा हुआ है, लड़ाई हो रही है, और आप क्या उस लड़ाई में शामिल हैं या नहीं है। आपको भी बच्चों उस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। तरक्की के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है, और आगे तभी बढ़ोगे जब आप अपने मन में सोचोगे, तरक्की करने के लिए सोचोगे, अपने को मजबूत बनाओगे, ताकतवर बनाओगे, इल्म के मैदान में अपने आप को छोड़ दोगे। और जब आपने छोड़ दिया तो उस मैदान में जो मुश्किलें आएंगी वो आपके सामने आती जाएंगी, उनको अपने मुताले के ज़रिए टकरा टकरा के दूर हटा दो, आप कामयाब हो जाओगे, तरक्की पा जाओगे, वरना पीछे छूट जाओगे। मुसन्निफा कहती हैं बाहर कारज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है, और ये कहती है कि मुझे मालूम है आप इस घमासान से, यानी ज़िंदगी की उस भागम भाग से वक्त के कुछ लम्हे चुराकर इस जगह के ऊपर आए हैं, सुकून के लिए आए हैं। तो मैं आपका सुकून बर्बाद नहीं करूँगा, जल्दी ही मैं आपको फ्री कर दूँगा। कुछ ही वक्त में आपके लिए यहाँ पर कुछ लम्हे आपके चुराऊँगा, आपके फ़ोटो लूँगा, लेकिन वो आपकी हमेशा के लिए यादें बन जाएंगी। बड़ा लस्सान फोटोग्राफर है, लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा। लस्सान यानी बातुनी, जो बहुत ज़्यादा बातें बनाता हो और बात करता हो, तो उसे लस्सान कहा जाता है। लड़की कहती है कि कितनी सारी बातें कर रहा है कि कारज़ार में घमासान का रन पड़ा है, भागा दौड़ मची है, और तुम यहाँ पर आए हो, मैं फ़ोटो खींच के तुम्हें छोड़ दूंगा। लस्सान फोटोग्राफर है, बातुनी फोटोग्राफर है। माली जो गया अब तक अपने क्यू का मुंतज़िर था, दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुलदस्ता लड़की को पेश कर दिया। अब जब उसकी लसानियत में आकर, उसके बातों में आकर लड़की फ़ोटो के लिए तैयार हो गई, फ़ोटो खींचने के लिए खड़ी हो गई कि चलो ठीक है, अब कह रहे हो इतना तो एक फ़ोटो हमारा ले लो, खींच दो। तो माली जो दरख्त के पीछे छुपा हुआ खड़ा था, फ़ौरन गुलदस्ता लेकर एक और गुलदस्ता लिया और लड़की को पेश कर दिया। लड़की खुश हो गई, वो हंसने लग गई और समझ गए कि ये माली और फोटोग्राफर की मिलके कुछ करतूत है। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो और उसका साथी अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब जाकर खड़े हुए। अमर सुंदरी पार्वती, पार्वती बच्चों शिव जी की अहलिया का नाम है, शिव जी की बीवी का नाम है, और इनको वरदान मिला हुआ था कि इनका हुस्न हमेशा सलामत रहेगा, यानी ताहम खूबसूरत रहेंगे। तो इसलिए इनको अमर सुंदरी कहा जाता है। अमर यानी जो कभी ना मरे, और सुंदरी जिसकी जो खूबसूरत हो। तो इनकी खूबसूरती कभी ना ख़त्म होने वाली थी, हमेशा रहने वाली थी, इसलिए अमर सुंदरी इनको कहा जाता था। तो उस जगह के ऊपर गेस्ट हाउस के बाहर झील के किनारे
दरख्त के पास अमर सुंदरी का मुजस्समा बना हुआ था। मुजस्समा यानी मूर्ति बनी हुई थी। ये दोनों उस मूर्ति के पास जाकर खड़े हो गए, उस मुजस्समे के करीब खड़े हो गए और वहां ये अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। लड़की आंखों में धूप आ रही थी, लड़की की आंखों में धूप आ रही थी, इसलिए जरा मुस्कुराते हुए आंखें जरा सी चुंदिया गई थी उसकी। क्लिक क्लिक, तस्वीर उतर गई। तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी। थैंक यू लेडी, थैंक यू सर। फोटोग्राफर ने जरा सा झुककर दोबारा टोपी छुई। लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए। इस तरह से उनका फोटो हो गया और फोटो लेने के बाद फोटोग्राफर अपने काम में मसरूफ हो गया और वो नौजवान जोड़ा अपने कामों के अंदर मसरूफ हो गया। दिन भर सैर करके वो दोनों शाम पड़े लौटे और संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। संध्या यानी शाम, शाम के वक्त को हिंदी के अंदर संध्या कहा जाता है। और नारंगी, नारंगी यानी नारंगी या जर्दई माइल सुर्ख रंग को नारंगी कहा जाता है। अगर आपने नारंगी रंग नहीं देखा हो तो ऑरेंज को देख लीजिए, संतरे को देख लीजिए, वो नारंगी होता है। और बहुत खूबसूरत मंजर शाम के वक्त सूरज की नारंगी रोशनी के अंदर बन जाता है। तो वो उस रोशनी के अंदर बैठे रहे, वहां देखते रहे। बगीचे में बाहर कुर्सी लगी हुई है, बहुत देर तक वो वहां पर बैठे हुए बातें करते रहे। जब कोहरा गिरने लगा, अंदर निचली मंजिल के वसी और खामोश ड्राइंग रूम में नारंगी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे। बाहर बातें कर रहे थे, शाम के वक्त बैठे हुए बाहर कर रहे थे। बैठे बैठे उनको अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, रात होने लगी। तो रात के वक्त सर्द इलाकों में कोहरा गिरने लगता है। कोहरा गिरने लगा तो ये वहां से उठे और अंदर हॉल के अंदर आ गए। और हॉल के अंदर नारंगी कुमकुमों की रोशनी में, नारंगी कुमकुमें क्या होती है बच्चों? कुमकुम यानी लाइट। अब नारंगी लाइट यहां पर जल रही थी, उन लाइटों की रोशनी के अंदर आकर बैठ गए और फिर ये बातें करना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर से बातें करने लगे। न जाने क्या बातें कर रहे थे जो किसी तरह खत्म होने नहीं आती थी। कब से बातें कर रहे हैं? कल शाम को आए थे जब भी बातें कर रहे थे, सुबह बैठे हुए थे जब भी बातें कर रहे थे, शाम से बातें कर रहे हैं, आज भी रात हो गई है और रात भी बहुत गहरी हो गई है, बातें ही खत्म नहीं होती। खाने के वक्त वो ऊपर चले गए। सुबह सवेरे वो वापस जा रहे थे और अपनी बातों की महवियत में उनके फोटोग्राफ और उसकी खींची हुई तस्वीर याद भी ना रही। अब वो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने सामान को समेटने के अंदर, अपनी चीज़ों को तरतीब देने के अंदर वो इतने बिजी हो गए थे। महवियत यानी बिजी हो जाना, उन चीज़ों में लग जाना। तो उन चीज़ों के अंदर लग गए कि उनको ना तो फोटोग्राफर का ध्यान रहा और ना फोटोग्राफर की खींची हुई तस्वीरों का, कि उससे तस्वीरें भी लेनी है फोटोग्राफर से, कोई पता नहीं रहा। अपने कामों में मसरूफ रहे। सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी जब बेरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया। फोटोग्राफर साहब ये रात को दे गए थे। उसने कहा अच्छा, उस सामने वाली दराज में रख दो। लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में वो लगी रही, जुटी रही। रात को अपने कामों के अंदर लगे और फिर उसके बाद सो गए। फोटोग्राफर का ध्यान नहीं रहा। सुबह जब वो तैयार हो रहे थे, जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त बेरा आया और एक लिफाफा उसको दिया कि फोटोग्राफर साहब ने दिया है, इसमें शायद फोटो हो उनका। उसने बेध्यानी से कहा कि इसको वहां दराज में रख दें और वो सिंगारदान की दराज के अंदर बेरे ने उस फोटोग्राफ को रख दिया था। और उसके बाद वो अपने बाल बनाती रही, अपने बाल बनाने में जुटी रही। नाश्ते के बाद सामान बांधते हुए उसे वो दराज खोलना याद नहीं रहा और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी सी नजर डालकर वो तेज तेज चलती कार में बैठ गई। सरसरी नजर, उचटती हुई नजर, मोटे तौर पर, ऊपरी तौर पर देख लिया कि कमरे में कोई सामान रह तो नहीं गया, कोई हमारी चीज रह तो नहीं गई। अंदर दराज खोलकर नहीं देखा कि फोटो वहीं मौजूद है। वो फोटो को भूल गई और ऊपर देखा कमरे में कोई सामान नहीं है। अपनी कार में बैठी और बाहर की तरफ चली गई। नौजवान ने कार स्टार्ट कर दी। कार फाटक से बाहर निकली। फोटोग्राफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी। वो वहां पर उनकी ताजीम बैठा हुआ था, उनकी ताजीम के अंदर खड़ा हुआ और अपनी टोपी फिर से थोड़ी सी ऊपर उठाई, यानी उनकी इज्जत करी, इज्जत दी उनको और उसके बाद वापस अपनी जगह पर बैठ गया। मुसाफिरों ने मुस्कुराकर हाथ हिलाए। कार ढलान से नीचे रवाना हो गई और वो अपनी जगह की तरफ चले गए थे। अब कहानी को आगे बढ़ा दिया है कुर्रतुल ऐन हैदर ने। ज़माना चल रहा है, वक्त चल रहा है, वक्त के साथ जो बदलाव हो गए हैं वो बदलाव भी बताए जा रहे हैं। अब क्या होता है कहानी के अंदर, ये देखिए आप कि
वालरिस की ऐसी मूंछों वाला फोटोग्राफर बहुत बूढ़ा हो चुका है। वो मूंछों वाला फोटोग्राफर, अब कहानी जब आगे बढ़ाई है तो 15 साल कहानी आगे बढ़ी है। 15 साल में वो बूढ़ा फोटोग्राफर और भी ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। मूंछें उसकी वैसी की वैसी हैं, अभी भी वालरिस की जैसी मूंछें हैं, वैसी ही लटक रही हैं, और वो उसी जगह के ऊपर मौजूद है जहां 15 साल पहले उसको हमने कहानी के अंदर छोड़ा था। और इसी तरह गेस्ट हाउस के फाटक के करीब टीन के कुर्सी बिछाकर बैठा है और सयाहों की तस्वीरें उतारता रहता है, जो अब नई फ़िज़ाई सर्विस शुरू होने के वजह से बड़ी तादाद में इस तरफ आने लगे थे। फ़िज़ाई सर्विस ये माहौलियाती सर्विस होती है। माहौलियाती हिसाब से, फ़िज़ा के हिसाब से कुछ बदलाव की वजह से किसी जगह को घूमने फिरने के लिए मखसूस कर दिया जाता है, वहाँ पर एनवायरमेंटल सर्विस शुरू हो जाती है। फिर उस जगह को जब मखसूस कर दिया जाता है तो बहुत सारे लोग, सयाह वगैरह उस जगह के ऊपर आना शुरू होते हैं। इस जगह को भी फ़िज़ाई सर्विस से जोड़ दिया गया है। यहाँ भी फ़िज़ाई सर्विस शुरू हो गई है, तो अब पहले के मुकाबले ज़्यादा लोग आने लगे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, यानी अब हुजूम सा यहाँ पर लोगों का रहना शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में लोग इस तरफ आना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उनमें से सिर्फ एक खातून अपना अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था। मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधेड़ उम्र की बीबी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी ट्रेन के डब्बे की कुर्सी के ऊपर जो बना रखी है इसने, उसके ऊपर बैठ गया। बता रहे हैं यहाँ पर 15 साल का वक्फा बीच में गुजर गया है। बहुत सारे लोग अब यहाँ पर आने जाने लगे हैं। आज भी एक बस आई है, कोच यानी बस को कहा जाता है, एक बस आई है, टूरिस्ट कोच आई है, लेकिन इत्तेफाक से इसके अंदर सिर्फ एक ही खातून सवार है, एक ही औरत इस बस के अंदर से उतरी है। फोटोग्राफर सोचा था कि बहुत सारे लोग इसके अंदर होंगे, मैं फ़ोटो खींचूंगा, उनको इस्तकबाल करूंगा तो मुझसे फ़ोटो खिंचवाएंगे। वहाँ जब आया फोटोग्राफर कोच के पास तो उसने देखा सिर्फ एक ही खातून वहाँ पर उतरी है, और वो भी एक अधेड़ सी उम्र की है, ज़्यादा उम्र की है, तो वो मुझसे फ़ोटो क्यों खिंचवाएगी। जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उसके पीछे ये नज़रिया होता है कि हम खूबसूरत दिखें, और ज़्यादातर जवान लड़के लड़कियों को शौक़ होता है कि वो फ़ोटो खिंचवाएं और अपने आप को खूबसूरत दिखाएं। ज़्यादा उम्र जब हो जाती है, अधेड़ उम्र के, ये बूढ़े उम्र के लोगों को फ़ोटोग्राफी का इतना शौक़ नहीं होता, वो नहीं खिंचवाते आमतौर पर फ़ोटो। तो जब बूढ़े ने देखा, फोटोग्राफर ने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत, अधेड़ उम्र की औरत उतरी है, ये मुझसे क्या फ़ोटो खिंचवाएगी, तो वो मायूस हो गया, और कोई था ही नहीं बस के अंदर। तो वो उसको देखकर मायूसी से उसको देखा और वापस अपनी जगह के ऊपर जाकर बैठ गया। वो जो औरत उतरी थी, जो बूढ़ी औरत उतरी थी, अधेड़ उम्र की औरत उतरी थी, ये वही थी जो नौजवान आदमी के साथ 15 साल पहले गेस्ट हाउस में आकर रुकी थी। ये वही रक्कासा थी जो बहुत मशहूर थी। आज ये यहाँ पर आई थी, इसने फोटोग्राफर को देखते ही पहचान लिया, और पहचानने के बाद ही उसको देखती रही। फोटोग्राफर अभी तक उसको नहीं पहचान पाया था। फोटोग्राफर ने कोई अधेड़ उम्र की औरत समझ के वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया है। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गई। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। सयाहों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई और बेरे कमरे की झाड़ पहुंच कर चुके थे। उस कमरे का हाल बयान कर रहे हैं कि वो खातून आई, रजिस्टर में अपनी एंट्री करवाई और उसके बाद अपने रूम में चली गई। इत्तेफाक से उसी रूम में गई थी जिस रूम में ये 15 साल पहले रुकी हुई थी। रूम होटल में इसके अलावा भी कोई नहीं था। उनसे पहले ही एक सयाहों की टोली उस होटल को खाली करके जा चुकी थी। बेरे उनके जाने के बाद सफाई में अपने मसरूफ़ थे, सफाई कर रहे थे। तांबे के गुलदान ताज़ा फूलों के इंतज़ार में हाल के फर्श पर रखे झलझल कर रहे थे। झलझल करना, चमकना, चमक रहे थे। और ड्राइंग हॉल में दरीचे के नीचे सफ़ेद बुर्राक मेज़, बुर्राक यानी बिल्कुल सफ़ेद, बुर्राक की जैसी सफ़ेद बुर्राक मेज़ पर छुरी कांटे जगमगा रहे थे, यानी खाने की टेबल भी तैयार थी। नौवारिद खातून, नौवारिद जो नई नई आई है, जो उस जगह के ऊपर नई है, यानी वो खातून जो अधेड़ उम्र की है उसे अब नौवारिद खातून कहा जाता है। उस जगह पर नई आई हुई खातून कहा जा रहा है। नौवारिद खातून दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई। गलियारे में से कुछ परछाइयाँ अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गई।
जब वो सोने की तैयारी कर रही थी तो गलियारे में से कुछ परछाइयाँ उसको नज़र आईं। उसको लगा कि कुछ आदमी खड़े हुए हैं। वो उठकर दरीचे के पास गई, खिड़की के पास गई और वहाँ देखती है मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। उसको लगा कि वही मजदूर हैं जो 15 साल पहले वहाँ पर काम कर रहे थे, यानी 15 साल पहले भी वो अपने कामों में मसरूफ़ थे और वो आज भी अपने कामों में मसरूफ़ हैं, और वो मजदूर अब वहाँ से जा चुके हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। सिटिंग रूम भाएं भाएं कर रहा था। वो फिर आकर लेट रही। कमरा बहुत सर्द था। कमरे पर दस्तक हुई, उसको ऐसा लगा किसी ने बजाया है, लेकिन दरअसल बच्चों ये उसकी पुरानी यादें थी। जब उसका नौजवान दोस्त अपनी खांसी की दवा उससे मांगने आता है तो उस वक्त इसी तरह से दरवाज़ा बजाया था। उसकी पुरानी यादें हैं, उसको झंझोड़ रही हैं, उसके जहन में आ रही हैं, लेकिन अब वहाँ कोई मौजूद नहीं है। उसका दोस्त भी जा चुका है और वो अब इतनी मशहूर भी नहीं है। उसका वक्त गुजर चुका है। उसकी फना उसके साथ चल रही थी, अब ये उसकी फना का वक्त है। उसने उठ के देखा कि कौन बजा रहा है गेट, लेकिन दरवाजे के ऊपर कोई नहीं था। दस्तक हुई थी लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। सिटिंग रूम भाएं भाएं कर रहा था, यानी वहाँ पर सन्नाटा था, कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, खाली था। वो फिर आकर अपनी जगह पर लेट गई और कमरा बहुत सर्द था। सुबह कर उठकर उन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंगार मेज की दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज़ के नीचे से एक लिफाफा का कोना नज़र आया। अब यहाँ पर एक बात और बच्चों बताई गई है कि उसका कमरा बहुत ठंडा था। पिछली बार जो कमरा था वो आरामदेह था, सुकूनदेह था, और साथ ही मुसन्निफ़ा ने ये चीज़ भी जोड़ दी थी कि आरामदेह कमरा था, आराम था कमरे के अंदर, और ज़िंदगी में भी आराम था, ज़िंदगी में सुकून था। लेकिन अब फिर अलामती अंदाज में उसी बात को हम जोड़ें तो सामने नज़र आती है कि अब ज़िंदगी उसकी ठंडी पड़ चुकी है। कमरा ठंडा है और अब वो आराम उसकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। उसके रूम में भी वो आराम नहीं है जो वो पहले महसूस करती थी। अपने नामवरी के दौर में जो आराम महसूस करती थी वो आराम अब नहीं है। खातून ने ज़रा ताज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला। उसने अचानक अपना मेज़ खोला तो उसमें कुछ लिफाफा उसको नज़र आया। उसने लिफाफा उठाया, लिफाफे को खोला तो देखा तो उसमें वही तस्वीर थी जो 15 साल पहले नौजवान के साथ उसने खिंचवाई थी। उसकी सारी यादें ताज़ा हो गई। वो गुमसुम हो गई, सोचने में पड़ गई कि वो भी क्या दिन थे। एक काकरोच कागज़ की तह में से निकलकर खातून की उंगली पर आ गया। उन्होंने दहल कर उंगली झटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सड़क के नीचे गिर गई, जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब खड़े हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज़ पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रही और फिर इसे अपने बैग में रख लिया। जब उसने तस्वीर देखी, पहले तो कॉकरोच आया उस तस्वीर के साथ लगा हुआ, और वो कॉकरोच वक्त की निशानी बताया गया है कि कॉकरोच रह जाएगा और इंसान ख़त्म हो जाएगा, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। वो कॉकरोच जब हट गया, तस्वीर नीचे गिर गई, तो उसको अपनी तस्वीर याद आई, अपनी चीज़ें याद आईं, अपना पुराना वक्त याद आया। वो उसको देखकर गुमसुम हो गई, उस तस्वीर में वो खो गई। ये वो वक्त था जब लोग उसके पीछे घूमते थे, उसके दस्तखत लेने के लिए, उससे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, उसके साथ खड़े रहने के लिए लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। उसका जो नौजवान शख्स था वो भी उसके साथ था, वो भी उससे मोहब्बत की और अच्छी बातें करता था। लेकिन अब वक्त गुजर गया है, अब वो नामवर नहीं है, स्टेज से रिटायर हो चुकी है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आज लोगों ने भी उसका पीछा छोड़ दिया है। अब ना तो कोई उसके दस्तखत चाहता है, ना कोई उसके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता है, ना ही फ़ोटोग्राफ़र को उसका फ़ोटो खींचने से मतलब है। कोई किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो बदलते हुए वक्त को वो मुसन्निफ़ा सोच रही है, वो लड़की सोच रही है, औरत सोचती है, और उसके बाद अपने ख्यालों के अंदर वो गुम हो जाती है। उसने वो फ़ोटो अपने पर्स के अंदर रख लिया। बेरे ने बाहर से आवाज़ दी कि एयरपोर्ट जाने वाली कोच तैयार है। खातून नीचे गई। उसके बाद रात हो गई थी, वो सो गई। अब सुबह आवाज़ आई उनको कि एयरपोर्ट जाने वाली बस तैयार है, जिसको एयरपोर्ट जाना है वो बस के लिए आ जाए। वो फ़ौरन नीचे आ गई। फोटोग्राफर नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर खातून ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। उसने फोटोग्राफर को देखा जो नए मुसाफिर आने वाले हैं उनका फ़ोटो खींचने के लिए वो वहीं घूम रहा था। उसके पास गई, वो करीब जाकर कहती है, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंगार मेज़ की सफाई की गई होगी,
मगर ये तस्वीर कागज के नीचे इसी तरह पड़ी रही। फिर उनकी आवाज में झल्लाहट आ गई। वो जाकर उस फोटोग्राफर के सामने खड़ी हो जाती है और उससे कलाम करती है, सामने खड़े होकर तस्वीर दिखाती है कि ये तस्वीर उस मेज में 15 साल से वैसे ही पड़ी हुई है जैसे मैं 15 साल पहले उसको वहां पर रख कर गई थी। कई बार सफाई हुई होगी, ऐसी बात नहीं है कि सफाई नहीं हुई, लेकिन वो तस्वीर कभी भी हाथ में नहीं आई। ये इत्तेफाक ही था कि वो तस्वीर वहीं पड़ी रही और आकर फिर उसी लेडी ने उस तस्वीर को दोबारा उठाया, उसी खातून ने उस तस्वीर को उस जगह से निकाला। वो उसकी खुद की ही तस्वीर थी। बात बताते बताते उसकी आवाज में झल्लाहट आ गई, झल्लाहट, बेचैनी आ गई। और वो बेचैनी इसलिए थी क्योंकि उसके हाथ पर वहां पर कॉकरोच आ गया था। उस कॉकरोच की वजह से वो परेशान हो गई थी। वो कहती है, और यहां का इंतजाम कितना खराब हो गया है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच। वो जो कॉकरोच उसके हाथ के ऊपर आया था, तो अब उसकी जल्लाहट भी फोटोग्राफर को बता रही है और इंतजाम की शिकायत करती हुई कहती है कि यहां अब कितना खराब इंतजाम हो गया है, किस तरह का निजाम हो गया है कि कॉकरोच ही कॉकरोच नजर आते हैं, हर जगह कॉकरोच हो रहे हैं और सफाई नहीं होने की वजह से वो कॉकरोच फैल रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉकरोच इसको वहां पर नजर आए। फोटोग्राफर ने जब ये बात सुनी कि कोई लेडी उससे आके इस तरह से गुफ्तगू कर रही है जैसे उसे जानती हो, वो उसको पहचानती हो, इस तरह से उसके पास खड़ी हो गई, उसको तस्वीर भी दिखा रही है, उसको शिकायत भी कर रही है, तो वो कौन है? फोटोग्राफर उसको पहचानने की कोशिश करता है। फोटोग्राफर ने चौंक कर उनका चेहरा देखा और पहचानने की कोशिश की। फिर खातून की झुर्रियों वाले चेहरों पर नजर डाल कर दूसरी तरफ देखने लगा। खातून कहती रही। फोटोग्राफर ने चौंक के उसकी तरफ देखा, पहचानने की कोशिश की, झुर्रियां चेहरे के ऊपर आ गई थी, पहचानना बड़ा मुश्किल था, लेकिन चूंकि वो अपने वक्त के ऊपर एक मशहूर रक्कासा थी, इसलिए फोटोग्राफर उसको पहचान गया। अब उसके चेहरे के ऊपर वो चमक नहीं थी, वो तजल्लियां नहीं थी, लेकिन फिर भी वो झुर्रियों के चेहरे में उसको पहचान में आ गई। फोटोग्राफर ने उसको पहचान लिया। फिर दूसरी तरफ देखकर वो कुछ सोचने लगा और वो खातून बोलती रही। उनकी आवाज भी बदल चुकी थी, चेहरे पर दृष्टि सख्ती थी, चेहरे पर दुरुस्ती, दुरुस्ती यानी खुरदरापन, चेहरे के ऊपर बुढ़ापे के सबब, ज़ईफी के सबब खुरदरापन आ गया था। उसकी जो जिस्म के आज़ा हैं वो उस तरह से काम नहीं कर रहे थे, वैसे नहीं थे जैसे जवानी के वक्त थे। तो चेहरे पे सख्ती भी थी और दुरुस्ती भी थी और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी और वो सपाट आवाज में कही जा रही थी। उसका सारा मुताला कर लिया चेहरे का फोटोग्राफर ने और उसने अंदाजा लगा लिया कि अब इसकी उम्र खत्म हो चुकी है, इसका वक्त गुजर चुका है। इस वजह से इसके चेहरे के ऊपर इस तरह की तजल्लियां आ रही हैं, इस तरह का इसका चेहरा हो रहा है। अब पुरानी चमक नहीं है इसके चेहरे के ऊपर, अब चेहरे के ऊपर दुरुस्ती आ गई है, चेहरे के ऊपर सख्ती आ गई है और अंदाज में चिड़चिड़ापन और बेजारी। उसके अंदाज में फोटोग्राफर को क्या नजर आया? चिड़चिड़ापन और बेजारी। बच्चों, चिड़चिड़ापन और बेजारी उम्र के सबब आ जाता है। जब किसी मशहूर इंसान के पीछे एक वक्त के ऊपर लोग भागते हैं और आगे पीछे उसके बहुत सारे लोग रहते हैं और काफ़ी वक्त गुजर जाता है और उम्र का असर उसके चेहरे पर आ जाता है, उसके किरदार के ऊपर आ जाता है, तो वो सभी लोग या इतने लोग उस शख्स के पीछे नहीं भागते हैं, उससे किनारा कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं, यानी अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। जब मुफलिसी आती है, गरीबी आती है, या फिर समझिए कि उम्र की बदौलत ज़ईफ़ी आती है, ज़ईफ़ी में भी अपने लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं। इस खातून के साथ भी ऐसे हुआ। कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई इसको देख नहीं रहा है। ये लाइमलाइट में रहने वाली खातून थी, हमेशा इसके आगे पीछे लोग चक्कर लगाते रहते थे, फोटो खिंचवाने के लिए इसके साथ घूमते थे, इसके दस्तखत लेने के लिए लोग घूमते थे। लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि अब इसके चेहरे के ऊपर बुढ़ापा झलक रहा है, इसकी उम्र निकल चुकी है, वक्त गुजर रहा है बहुत तेजी से, बहुत सारे बदलाव इसके चेहरे में हो गए हैं। फोटोग्राफर भी बमुश्किल इसको पहचान सका है। तो इसके अंदाज में एक चिड़चिड़ापन आ गया, एक बेजारी आ गई, बेरुखी सी आ गई। अब इसके चेहरे में वो खुशियां नहीं है जो जवानी के वक्त ही खुशियां इसके चेहरे से झलक रही थी, इसके अंदाज से, तकल्लुम से खुशियां झलक रही थी। अब इसके अंदर वो खुशियां नहीं है। अब इसके अंदर क्या नजर आ रहा है? बेजारी नजर आ रही है और चिड़चिड़ापन नजर आ रहा है, रूखापन उसके बर्ताव के अंदर फोटोग्राफर को नजर आ रहा है। और ये रूखापन, बेजारी, चिड़चिड़ापन क्यों आया? उम्र के सबब, वक्त के सबब, फना के सबब। मैंने आपको शुरू में बताया था कि फना का सिलसिला
हमारी इब्तिदा के साथ चलता रहता है, जहां हमारी इर्तिका है वही हमारी फना है। दोनों साथ साथ चलती रहती हैं, इब्तिदा और फना दोनों साथ हैं। तो वक्त ही हमारी फना है और फना हमेशा हमारे साथ चलती है। इसकी फना ने भी इसका देखो किस तरह का हाल कर दिया कि एक वक्त ये किसी खुशी खुशी आई थी, झूम रही थी, नाच रही थी और खूब बातों के अंदर और अपने आप के अंदर ये मस्त थी, और अब इतना बदलाव आ गया है कि अब चिड़चिड़ापन इसकी बातों में आ गया है। वो कहती है, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूं, अब मेरी तस्वीर कौन खींचेगा भला। मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहां ठहरी थी। नई हवाई सर्विस शुरू हो गई है, ये जगह रास्ते में पड़ती है। उसने फोटोग्राफर को पूरा हाल बयान कर दिया कि अब मैं वो पहले वाली रक्कासा नहीं हूं, मैं रिटायर हो चुकी हूं, अब मेरी कदर कीमत कम हो चुकी है, रिटायर हो चुकी है, तो अब कौन मेरे फोटो खींचेगा, कौन मेरे आगे पीछे घूमेगा, अब वो जमाना गया है। और आपके साथी, फोटोग्राफर उससे पूछ रहा है लड़की से, जो अब अधेड़ उम्र की औरत में तब्दील हो चुकी है। वो बातें बता रही है, सारी बातें उसको बताई। फोटोग्राफर को उनकी याद आ चुकी है कि वही थे जो शुरू में आए थे और मशहूर रक्कासा और मशहूर मौसीकार थे। पहचान कर अब ये उनके बारे में पूछता है, अब क्योंकि अकेली आई है, अब कोई इसके साथ नहीं है। पिछली बार जब आई थी तो इसके साथी भी साथ थे। वो कहता है कि और आपके साथी। फोटोग्राफर ने आहिस्ता से पूछा। कोच ने हॉर्न बजाया। कोच भी जाने के लिए तैयार है, जो एयरपोर्ट जाने के लिए खड़ी हुई है, उस खातून का इंतजार कर रही है। उसने हॉर्न बजाया और वो जाने के लिए तैयार है। लड़की कहती है, आपने कहा था ना, कारे-ज़ारे हयात में घमसान का रन पड़ा है, इसी घमसान में वो कहीं खो गए। कोच ने दोबारा हॉर्न बजाया, उसको पुरानी बात याद दिलाई। फोटोग्राफर ने कहा था कि कारे-ज़ारे हयात में घमसान का रन पड़ा है, ये दुनिया में घमसान की लड़ाई चल रही है। हर कोई आगे जाने के लिए एक दूसरे को पीछे पछाड़ने के लिए तैयार है, धक्का मुक्की कर रहा है, जैसे चाहे वैसे आगे निकलने की कोशिश के अंदर है। वक्त के साथ अपने आप को तब्दीलियों में बताने का, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हर आदमी आगे चलता चला जा रहा है। तो ये कहती है कि तुमने कहा था कारे-ज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है, वही हुआ है। उस घमासान के अंदर मेरा साथी मुझसे कहीं खो गया है, वो पीछे छूट गया है। यानी वो या तो आगे निकल गया, इसको आगे पीछे छोड़ के आगे निकल गया, तरक्की पा गया, या फिर वो इस दुनिया के अंदर फना हो गया। दो इसके पीछे मतलब निकलते हैं उसके कहने के। तो वो कहती है कि कारे-ज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है, ये बात आपने मुझे बताई थी। मेरा साथी आज मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो उस घमासान के अंदर ही कहीं खो गया है। क्योंकि सभी चाहें या ना चाहें इस घमासान के रन का हिस्सा हैं। हम भी इस घमासान के रन का हिस्सा हैं। हम शामिल नहीं होना चाहें, फिर भी हमें इसमें शामिल होना पड़ता है और इसके हिस्सा हमें बनना पड़ता है। आगे आते हैं। और उनको खोए हुए भी मुद्दत गुजर गई, क्योंकि काफी वक्त गुजर गया, अब साथी उसके साथ नहीं है। अच्छा, खुदा हाफिज। खातून ने बात खत्म की और तेज तेज कदम रखती हुई कोच की तरफ चलने लगी। अपनी बात खत्म करके वो अपनी बस की तरफ चली गई और बस लेकर उसको एयरपोर्ट की तरफ चली गई, जहां उसको अपने मुकाम पर जाना है। वालरस की ऐसी मूंछों वाला फोटोग्राफर फाटक के नजदीक जाकर अपनी टीन की उसी कुर्सी पर जा बैठा जहां वो रोज बैठता है, जो उसका मामूल है, उसी मुताबिक वो तैयार हो गया कि सोचता है अपने आप के अंदर, जिंदगी इंसानों को खा गई, सिर्फ कॉकरोच बाकी रहेंगे। सोच रहा है कि जो घमासान का रन पड़ा हुआ है, इंसान जिंदगी के पीछे भाग रहा है, अपनी जिंदगी को ऐशो इशरत में गुजारने के लिए अपने वक्त को खराब कर रहा है, लगा हुआ है भागा दौड़ी के अंदर, आगे निकलने के लिए, कमाई करने के अंदर, नाम कमाने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए। लेकिन असल में जो आखिर में उसको हासिल होता है वो है उसकी फना। आखिर में जाने के बाद चाहे कितनी ही तरक्की कर लो, कितना ही ऊपर बढ़ जाओ, आपको फना से जाकर मिलना है, फना आपके साथ है। और ये सोचता है कि जिंदगी इंसानों को खा गई, यानी फना साथ चल रही है, वो खा गई, अब बाकी है तो सिर्फ कॉकरोच। यहां पर अलामती अंदाज में कॉकरोच का नाम लिया है कि सिर्फ कॉकरोच बचेंगे, यानी दुनिया के जो दूसरे लोग हैं वो बचेंगे, इंसान यहां से खत्म हो जाएंगे। और वो फोटो में से कॉकरोच को निकलते हुए भी दिखाया था। इस अंदाज में यहां पर हमारे अफसाने का इख्तिताम हो जाता है। कुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ अफसाना है और फना की सच्चाइयां बयान की हैं, दुनिया की सच्चाइयां इस अफसाने के जरिए बयान की है और बुराइयों से रोकने की इन्होंने ताकीद की है। अपने आप को उन्होंने कहा है कि बुराइयों से अपने आप को दूर रखा जाए और जितना हो सके अपने आप को नेक रास्ते के ऊपर, सही रास्ते के ऊपर लगाया जाए। दुनिया के अंदर कारे-ज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है।
हर आदमी इस रन का हिस्सा है, सभी चाहें न चाहें इस लड़ाई का हिस्सा बने हुए हैं, आगे निकलना चाहते हैं। फना हमारे साथ मुसलसल चल रही है, एक दिन हम सबको फना हो जाना है। अब हम कई बार ये सोचें कि जब हमें ख़त्म हो जाना है, जब हमें बर्बाद हो जाना है, हमारी फनाई हो जानी है, तो क्या हम अपना काम धंधे छोड़ दें? क्या हम पढ़ाई करना छोड़ दें? क्या हम आगे बढ़ने का जो जज्बा हमारे अंदर बनाए रखा है, हमने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार कर रखा है, क्या इस जज्बे को हम छोड़ दें? अपने आप को जैसे हैं उसी हालात में रहने दें? तो बच्चों ये भी गलत है। कारे-ज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा है, इस ज़िंदगी में भागा-दौड़ी है, खूब आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, आपको भी जद्दोजहद करनी है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि उस आगे बढ़ने की जद्दोजहद के अंदर आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को परेशान नहीं करें, किसी को धोखा नहीं दें। यानी जब आप कामयाब हों, तो कामयाब होने के बाद अगर आप अपने पीछे देखें, तो आपको अपने आप को गालियां देता हुआ कोई शख्स नजर ना आए। कोई ये ना कहे कि मुझे धोखा देकर ये इंसान आगे बढ़ गया है, कोई ये ना कहे कि चोरी करके मुझसे आगे बढ़ गया है, कोई ये ना कहे कि इसने मेरा हक दबा लिया है, मेरा हिस्सा दबा लिया है। सारे काम करें आप, इस दुनिया में आपका काम करना वाजिब है, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मेहनत करना वाजिब है, मशक्क़त करना वाजिब है, लेकिन वो सारी सही रास्ते के लिए हो, सदाकत उस रास्ते के अंदर आपके साथ रहे। तो फिर फना तो हमें सबको होना है, हर हाल में फना होना है। जब फना होना है तो फिर वो फना हमारी कामयाब फना हो जाए, क्योंकि हमारी फना हमारी एक नई इब्तिदा भी है, क्योंकि हम जब जाएंगे तो दोबारा हमें जिंदा किया जाएगा और फिर सवाल और जवाब हमसे किए जाएंगे, पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, तुम फना हो गए, क्या तुमने सही कामों के लिए फना हुए, अच्छे कामों के लिए फना हुए, या तुमने अपनी जिंदगी को बुरे कामों में लगा दिया था, बुरे अमालों में लगा दिया था। तो हमें कामयाब होना है, तरक्की पाना है, पढ़ाई लिखाई करना ही है, ऊंचे ओहदों के ऊपर जाना है, लेकिन सीधे रास्ते के ऊपर चलकर सदाकत के साथ सब कुछ पाया जा सकता है, आप सब कुछ हासिल करते हो। कारे-ज़ारे हयात में घमासान का रन पड़ा हुआ है, बिल्कुल सच्ची बात है कि पड़ा हुआ है, घमासान का रन पड़ा हुआ है। हर शख्स एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जुस्तजू कर रहा है, भागा-दौड़ी कर रहा है, तो हमें खुद को भी उस घमासान के रन का हिस्सा बनाना है, उस लड़ाई का हिस्सा बनाना है, लेकिन वो लड़ाई हम ईमानदारी के साथ लड़ें। उस लड़ाई में हम किसी को धोखेबाजी से हराए नहीं, उसको अपनी मेहनत के बल के ऊपर आगे बढ़ें और उसको भी कोशिश करें हम अपने साथियों को भी साथ लेकर आगे बढ़ें। जैसे भी बढ़ें, सबको साथ लेकर ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ें। यहाँ पर बच्चों इस खूबसूरत पैगाम के साथ अफसाने का इख्तिताम हो गया है। अगले हिस्से में इस अफसाने के सवाल और जवाब के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।